हाँ जी बेटा। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? ठीक हो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हमारे जो सब्जेक्ट है उसके बारे में। हाँ जी, तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले अगर हम बताएं तो आपका जो सीए इंटर है, मैं चाह रहा था कि एक बार आपको बुक मिल जाए ताकि आप उसको नोट कर सकें। और ये आपको ध्यान रखना है कि एक कॉपी आपको जरूर लगानी है। एक कॉपी आपको लगानी है जो कि जीएसटी की होगी, अच्छी खासी उसकी जो है मोटाई होनी चाहिए, क्योंकि आपको जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चन आंसर बुक में ही कॉपी में करने हैं। तो इसीलिए एक कॉपी लगानी है जीएसटी की। एक कॉपी आपको इनकम टैक्स की लगानी पड़ेगी, जिसके बारे में बाद में बताएंगे जब हम आपको इनकम टैक्स कराएंगे। तो अभी आप फिलहाल कॉपी नहीं लाए होंगे, कल से आप वो कॉपी ले आना। सर इस बार का बजट कैसा था? हाँ जी, इस बार का बजट। अच्छा जी। तो बच्चा कह रहा है कि सर पहले पढ़ाओ मत, पहले बजट के बारे में बताओ। ये सही पॉइंट भी है। तो बेटा अगर हम बात करें जो अपने बजट की है, तो बजट के ना बेटा 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले ये लिखने की कोई व्यवस्था नहीं है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है ये। तो बजट के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले जो होता है वो बजट में इनकम टैक्स के बारे में बताया जाता है कि इनकम टैक्स में क्या क्या चेंजेस रहे। उसके बाद जीएसटी के बारे में बताया जाता है, और इनसे भी पहले मतलब सबसे पहला पार्ट जो होता है वो गवर्नमेंट बताती है अपनी अलोकेशंस के बारे में कि वो क्या क्या खर्चा करने वाली है, कहाँ कहाँ खर्चा करने वाली है, तो उस बारे में बताती है। तो ये 3 टाइप रहते हैं बजट के, जिसमें एक एक घंटा आधा आधा घंटा गवर्नमेंट लगाती है। यानी कि जो हमारा निर्मला जी हैं वो स्पीच देती हैं, कल उनकी स्पीच थी तो उसमें उन्होंने टाइम लगाया। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं अलोकेशन के अंदर, तो सबसे पहले उन्होंने सबसे ज्यादा जो पैसा अलोकेट किया है वो डिफेंस पे किया है, और वैसा होना भी था। अब खुद समझोगे कि इस साल जो है वो पूरे वर्ल्ड में युद्धों से भरा हुआ रहा है, तो उन चक्करों के अंदर हमारी गवर्नमेंट को भी जो है वो क्या करना था, डिफेंस का थोड़ा सा खर्चा बढ़ाना था। तो सबसे ज्यादा डिफेंस के ऊपर खर्चा गवर्नमेंट ने बोला है। इसके अलावा रोडवेज के ऊपर बोला है, ट्रांसपोर्ट के ऊपर बोला है। रोडवेज हो गया, रेलवेज आ गया इसके अंदर, तो इनके ऊपर बोला है कि इतने सड़कें बनेंगी, इतनी जो है रेलवेज नई ट्रेनें चलेंगी। 7 कॉरिडोर्स बनाने के लिए बोला है कि भाई 7 कॉरिडोर बनाए जाएंगे जहां पर अच्छी बुलेट ट्रेन नहीं, हाई स्पीड ट्रेन चलेंगी। इसके अलावा एक और जो है उन्होंने बात बोली है वो ये है कि भाई इंडिया में चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़ के आसपास का लोकेशन किया है। कि आपको जानते हो कि हर चीज में चिप डलती है, चाहे अगर आप मोबाइल की बात कर लें, कंप्यूटर की बात कर लें, गाड़ियों की बात कर लें, चिप्स यानी कि वो वाली चिप्स नहीं जो अपन कुरकुरे चिप्स खाते हैं, ये सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं जो कि मोबाइल को चलाने के लिए काम आती हैं। तो वो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, अभी तक अपन इंपोर्ट करते हैं। कुछ अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं, कुछ चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें और खुद हमारी चिप्स बनाएं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि हम जो कंपनियां बनाएंगी उनको जो है इंसेंटिव वगैरह देंगे। तो 40,000 करोड़ रुपए वहां अलोकेट किया गया है। डिफेंस के ऊपर अच्छा खासा अलोकेशन था, आई थिंक 7 लाख करोड़ के आसपास का अलोकेशन था, 7 लाख करोड़ के आसपास का। रेलवेज रोडवेज के ऊपर भी अच्छा खासा 2-3 लाख करोड़ रुपए के आसपास का अलोकेशन था, जो एग्जैक्ट मेरे को नंबर याद नहीं है। और चिप मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है। इसके अलावा एजुकेशन के ऊपर काफी सारा गवर्नमेंट ने एलोकेशन किया है। इसमें एजुकेशन में 2-3 चीजें नई निकलने को मिली हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे कोर्सेज नए निकाले हैं। एक तो भाई आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बहुत बढ़ रहे हैं, उनका भी कोर्स निकाला है गवर्नमेंट ने कि भाई गवर्नमेंट कहती है कि आप इन्फ्लुएंसर बनो। क्यों भाई? क्योंकि ऐसा क्यों गवर्नमेंट चाहती है? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि आज का लोग जो है वो मोबाइल पे ज्यादा यूज करते हैं, और अगर अच्छे इन्फ्लुएंसर होंगे तो इंडिया की जनता जो है वो ज्यादा एडुकेट होगी। आज के लोग जो है अपना ऐसे पढ़ना नहीं चाहते जैसे आप पढ़ने आए हैं। सीए तो एक प्रोफेशनल कोर्स है, इसकी बराबरी तो कोई नहीं कर सकता, खैर। लेकिन फिर भी आज की जनता है वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि भाई मोबाइल पे फटाफट 1 मिनट में 1.5 मिनट में कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिल जाए। तो इस तरीके से गवर्नमेंट एजुकेशन के ऊपर ध्यान दे रही है। और इसके अलावा एक आधे सीए नाम से भी कोर्स निकाला जाएगा। आधा सीए मतलब कि उसको थोड़ी बहुत नॉलेज दी जाएगी। जैसे अभी आपको पता है जो बीकॉम करके आते हैं उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है। इसके अलावा सीए बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्योंकि इंडिया में बिजनेसेस इतने बढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए कि बहुत सारे अकाउंटेंट बने इंडिया के अंदर, और वो अकाउंटेंट का अभी तक कोई कोर्स है नहीं।
मोस्टली लोग बीकॉम करने के बाद अकाउंटिंग पे करने लग जाते हैं, उनको आता नहीं है अकाउंटिंग करना। तो सीए बनना हर एक के बस की बात नहीं है, तो एक बीच का रास्ता ढूंढा गया। अभी गवर्नमेंट वो डिजाइन करेगी, हमारा आईसीएआई एक डिजाइन करेगा कि भाई आप अगर सीए नहीं कर पाते तो एक इस तरह का कोर्स होगा, वो आप कर लो तो आप अकाउंटेंट बन जाओगे। हालांकि इसमें तुम लोग खुश मत हो कि भाई तुम्हें अकाउंटेंट बनना है। अकाउंटेंट की कोई सैलरी नहीं होती है बेटा, 15 से 20 हजार पर मंथ के आसपास की सैलरी रहती है, 25 हजार पर मंथ के आसपास की सैलरी होती है मैक्सिमम। तो इसीलिए अकाउंटेंट बनना हमारा कोई सपना नहीं है, हमारा सपना तो सीए बनना ही है। ये तो उन लोगों के लिए है जो सीए जैसा टफ कोर्स नहीं कर पाते, तो ठीक है चलो भाई आप अकाउंटिंग कर लो। तो और कंपनीज को भी बहुत अकाउंटेंट चाहिए, इसीलिए इस तरह का कोर्स निकाला जाएगा। तो एजुकेशन पे गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है। ये तो सिर्फ मैं अपना सीए कोर्स रिलेटेड बात कर रहा हूं, हर चीज का ऐसे कोर्स निकाले जाएंगे बहुत सारे। जैसे होटल मैनेजमेंट के कोर्स निकाले जाएंगे, गवर्नमेंट चाहती है कि फॉरेन के टूरिस्ट इंडिया में घूमने आए, तो इसलिए बढ़िया होटल होने चाहिए, तो होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज निकाले जाएंगे। ऐसे बहुत सारे जो है डॉक्टर्स के लेकर कोर्सेज निकाले जाएंगे, जैसे बहुत सारे कोर्सेज निकाले जाएंगे। एजुकेशन के ऊपर बहुत फोकस किया है गवर्नमेंट ने। एक और जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है कि भाई पानी जो बहुत है पोल्यूटेड हो रहा है, तो पानी को साफ करने के लिए उसके लिए भी कुछ बजट एलोकेट किया है। तो उसके जो रिलेटेड कंपनीज हैं वो कुछ कंपनीज जैसे EIEL कंपनी है जो पानी मैनेजमेंट का काम करती है, वो उसका शेयर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा और कंपनीज जैसे कि डिफेंस की कंपनीज होगी, डिफेंस क्योंकि बोला है गवर्नमेंट ने बहुत पैसा खर्च होगा डिफेंस के ऊपर, 7 लाख करोड़ के आसपास। तो जो डिफेंस पे पैसा खर्च होगा वो इंडिया से ही ऑब्वियसली बात है खरीदा जाएगा सामान, फॉरेन से गवर्नमेंट नहीं खरीदेगी, इंडिया में ही प्रोडक्शन की जाएगी डिफेंस की। जैसे कि सुखोई हेलीकॉप्टर हो गया, HAL कंपनी है वो बनाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये शेयर खरीद लो, जो भी मैं कंपनियों के नाम ले रहा हूं। एक कंपनी है डेटा पैटर्न, वो भी इसके ऊपर काम करती है डिफेंस के ऊपर। एक कंपनी है शिप बनाने का काम करती है जिसका नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो डिफेंस के ऊपर काम करती हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो कंपनीज के शेयर खरीद लो, बट मैं बता रहा हूं आपको कि इंडिया में कैसे आगे आने वाला जमाना डिफेंस का भी है, रोडवेज रेलवेज का है। इसके अलावा और गवर्नमेंट ने जो अलोकेशन की बात की है वो बात की है डेटा सेंटर की। डेटा सेंटर कल अगर आप देखते तो एक कंपनी जिसका नाम है अनंतराज, ये कंपनी का शेयर कल 10-15% बढ़ा। क्यों भाई? क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया डेटा सेंटर के बारे में। भाई डेटा सेंटर क्या चीज होती है? डेटा सेंटर का मतलब होता है जैसे मैं आपको अभी यूट्यूब अगर ऑन करके दिखाऊं कि भाई देखो ये यूट्यूब चल रहा है। अब आपको पता है यूट्यूब पे जो अपना कोई भी गाना प्ले करे, कुछ भी प्ले करें, सपोज कीजिए भाई ये कोई गाना अपना प्ले करते हैं यूट्यूब पे। अब ये जो गाना प्ले हो रहा है, ये यहाँ पे बज रहा है, अब ये गाना क्या मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी डाउनलोडेड है? नहीं है, ये गाना मेरे कंप्यूटर में नहीं है। अगर ये गाना कंप्यूटर में नहीं है तो फिर बज कैसे रहा है? ये कहां पर स्टोर है? तो ये गाना जो है वो क्लाउड के ऊपर स्टोर है। यानी कि यूट्यूब का इंडिया में एक क्लाउड होगा। क्लाउड का मतलब क्या होता है? बादल नहीं, क्लाउड का मतलब होता है कि एक डेटा सेंटर होगा यूट्यूब का। उस डेटा सेंटर के अंदर, डेटा सेंटर की मैं फोटो दिखाता हूं आपको, डेटा सेंटर कैसे दिखते हैं। तो भाई अगर हम बात करें डेटा सेंटर्स की, तो डेटा सेंटर कैसे दिखते हैं? डेटा सेंटर, तो डेटा सेंटर जो है वो क्या कहते हैं, कैसे दिखते हैं? आइए मैं आपको इसकी कोई फोटो वगैरह दिखाता हूँ। देखो इस तरह से दिखते हैं। एक बड़ा सा रूम होता है, जैसे कि कोई, जैसे अपना सब्जियां रखने के लिए कोई गोडाउन होता है, ऐसे ही यहाँ पर डेटा रखने के लिए गोडाउन होता है, जहां पर बहुत बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क लगी होती है। हार्ड डिस्क समझते होगे ना आप, कंप्यूटर के पहले पेन ड्राइव समझते होगे। पेन ड्राइव में कितना डेटा स्टोर हो जाता है? अपना 32 GB की पेन ड्राइव आती है, 64 GB की पेन ड्राइव आती है। बट जिनको डेटा स्टोर करना हो टीबीज में, जीबी के ऊपर आता है टीबी, तो टीबीज में डेटा स्टोर करना उसके लिए बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क लगती हैं। और इस तरह से आप देखोगे ये डेटा सेंटर होते हैं। यहां पर अपना क्या होगा, हार्ड डिस्क लगी होंगी और साथ में कंप्यूटर लगे होंगे जो क्या करेंगे, जब आप ढूंढोगे, जब आप बोलोगे कि भाई मेरे को ये गाना चलाना है, तो यूट्यूब के डेटा सेंटर के अंदर जो कंप्यूटर लगा होगा वो आपको एक्सेस करके देगा कि ये लो जी आप ये गाना चला लो। आप इंटरनेट के थ्रू उसको एक्सेस कर पाओगे। तो इंडिया में डेटा सेंटर, क्योंकि आने वाला सारा जमाना जो है वो AI का है। आप समझते हो आजकल सारे चैट जीपीटी यूज करते हैं, इवन मैं भी यूज करता हूं चैट जीपीटी। कभी भी ऐसे पूछना होता है कि भाई मेरे को, अब जैसे कल बजट आया तो मेरे को, मैं पूछूंगा चैट जीपीटी से कि भाई बजट की मेरे को एक स्क्रिप्ट बना के दे, रील बनानी है, और फटाफट से जो है बजट की स्क्रिप्ट बना देगा। आजकल हर काम चैट जीपीटी से हो रहा है। इवन मेरे को कोई मान लो स्टोरी पोस्ट करनी होती है इंस्टाग्राम पे, मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ कि भाई अपना इसका कोई कैप्शन बता दे। कोई फोटो पोस्ट करनी है तो चैट जीपीटी से पूछता हूँ कि इसमें गाना लगाना है, कोई पंजाबी का गाना लगा दे, बता दे जो इससे रिलेटेड हो। तो चैट जीपीटी आपकी हर चीज में हेल्प करता है।
इवन अगर आपकी गर्लफ्रेंड नाराज है तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो कि इसको कैसे मैसेज बना के भेजूं तो मेरे को मान जाए, तो चैट जीपीटी बना के दे देगा। अपना दिमाग लगाना ही नहीं है किसी भी काम में, हर काम जो है चैट जीपीटी कर देता है। तो अपना चैट जीपीटी इतना बढ़िया जो है चीज होगी, जैसे अब मैं किसी कंट्री घूमने जाता हूं तो सारा काम चैट जीपीटी से करवाता हूं। सबसे पहले पता करना कि भाई कौन सी कंट्री में जाना है, तो मैं पूछता हूं उससे कि फरवरी महीने के अंदर बता सबसे बढ़िया कंट्री, सबसे बढ़िया वेदर कौन सा है, 4 घंटे 5 घंटे की फ्लाइट होनी चाहिए, डायरेक्ट फ्लाइट होनी चाहिए दिल्ली से। वो अपना ऑप्शन बता देगा, ये 5 ऑप्शन है। फिर मैं बोलूंगा नहीं नहीं यहां तो मैं जा चुका, यहां जा चुका, यहां जा चुका, कुछ और बता, फिर वो बता देगा। लास्ट ईयर जब मैं अपना नवंबर में ओमान गया था, चैट जीपीटी से ही ढूंढी थी मैंने कंट्री। मेरे को पता ही नहीं था इसके बारे में कि ओमान नाम की कोई कंट्री भी है, लेकिन चैट जीपीटी ने बताया कि भाई ये 5 जगह जा सकते हो। वो कहता थाईलैंड चले जाओ, मैंने कहा वहां तो जाना नहीं, वहां बच्चे कहेंगे ये सर अपना क्या कहते हैं अपना अच्छे नहीं है। फिर उसके बाद मैंने कहा दुबई जा चुका, सिंगापुर जा चुका, तो कहाँ जाए, तो फिर क्या कहते हैं उन्होंने कुछ ऑप्शन दिए, चाइना का ऑप्शन दिया। चाइना में देखो वीजा मिलना आसान नहीं है, तो ऐसे कुछ ऑप्शन दिए चैट जीपीटी ने। तो उसमें से एक ऑप्शन ओमान का था, जहां मुझे पता लगा कि भाई वीजा की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, आप वहीं जाओगे तो अपना 1 दिन पहले वीजा अप्लाई कर दो तब भी आ जाता है। तो इस तरह से जो है उसने मेरी हेल्प की। अब नेक्स्ट मेरे को जाना है तो उसमें उन्होंने बताया कि भाई मलेशिया चले जाओ, तो मैंने कहा ठीक है भाई वहां चले जाते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि भाई चैट जीपीटी आपकी हर चीज में हेल्प करता है, और आने वाला जमाना ऐसा ही होगा कि भाई हम मोस्टली काम जो है उससे करवाएंगे। तो भाई इसीलिए चैट जीपीटी भी वो सारा काम कर रहा है। वो कैसे कर रहा है? डेटा को एनालाइज करके, क्योंकि उसके पास सारा डेटा फीड है। तो भाई ये डेटा जो है क्या कहते हैं वो आता कहां से है? तो डेटा जो है डेटा सेंटर में सेव होता है, और इंडिया में आने वाला टाइम में बहुत डेटा सेंटर खुलने वाले हैं, और इसके ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत फोकस किया है। तभी कल जो है एक कंपनी है जिसका नाम है अनंतराज, जो डेटा सेंटर का काम करती है। तो ये जो है क्या कहते हैं और काम भी करती है। जैसे आज भी 3% ऊपर है, आप कल देखो कि कल 12% बढ़ा था, 12% के आसपास। तो काफी जो है क्या कहते हैं ये शेयर बढ़ा, क्योंकि इसका काम यही है, ये अपना डेटा सेंटर बनाता है। ये घर भी बनाता है, ये और भी काम करता है, बट मेन काम इसका डेटा सेंटर का है। तो इसीलिए ये जो है क्या कहते हैं इतना बढ़ा था कल। तो मैं ये बता रहा था कि भाई ये कुछ चीजें हैं जो गवर्नमेंट ने मेन अलोकेट की हैं। हो सकता है कि मैं कुछ चीजें भूल भी रहा हूं, जो क्या कहते हैं अगर मैं फाइन पढ़ूंगा तो बता दूंगा कि भाई एक चीजें कुछ चीजें और भी थी जो गवर्नमेंट ने बताई। मेन मैंने बता दिया कि ये चीज थी। अब बात करते हैं अपना जो सब्जेक्ट है इनकम टैक्स और जीएसटी, उसको लेकर क्या बताया। भाई जीएसटी में कुछ ज्यादा चेंजेस बताए नहीं है उसने, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं बताए हैं, और वैसे भी ये जो चेंजेस हैं वो आपके अटेम्प्ट में तो एप्लीकेबल है ही नहीं। जो इनकम टैक्स में चेंजेस हुए हैं वो भी आपके अटेम्प्ट में तो एप्लीकेबल है ही नहीं। आपका जो अटेम्प्ट है वो है जनवरी 27, ठीक है। तो जनवरी 27 अटेम्प्ट है आप लोगों का। बट ये जो बजट है, ये बजट जो है वो एप्लीकेबल होगा मई 27 से। तो जो बजट है, ये बजट आया है अपना 1 फरवरी 2026 को। तो 2026 का जो बजट होता है ना बेटा, ये अप्लाई होता है 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 वाले ईयर तक। यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 26-27 है उसके ऊपर ये बजट एप्लीकेबल होता है। तो मैं आपको ये बोल रहा था बेटा कि किसी भी साल का जो बजट होता है वो कब एप्लीकेबल होता है, ये बात तो आपके सिलेबस से रिलेटेड है और आपको जानना भी जरूरी है कि किसी भी साल का जो बजट है वो कब एप्लीकेबल होता है, किस साल एप्लीकेबल होता है। तो बेटा मैं आपको थोड़ा सा यहां पर एक डायग्राम के थ्रू बताता हूं कि किसी भी साल का जो बजट है वो आखिर कब एप्लीकेबल होगा। तो बेटा देखो एक बात समझो आप, 1/4/26 एक दूसरी डेट है 31/3/27, ठीक है बेटा। अब ये हमारा साल है फाइनेंशियल ईयर जिसको बोलते हैं 26-27। अगर मैं बात करूं बजट की, वो बजट आया है 1 फरवरी 26 को, कल 1 फरवरी थी तो कल बजट आया। अब ऐसा क्यों है कि बजट पहले आता है साल शुरू होने से? हमारा जो साल है फाइनेंशियल ईयर 26-27 वो शुरू होगा 1 अप्रैल 26 को। बजट उससे 2 महीने पहले क्यों आता है? बताओ, किसी को पता है क्या? क्या लगता है कि 1/4/26 से साल शुरू होने वाला है हमारा फाइनेंशियल ईयर 26-27, बजट 1 फरवरी को क्यों आता है? उससे पहले क्यों आता है 2 महीने पहले? बोलो, बताओ। हाँ जी बताओ, क्या पूछ रहे थे, क्या बोल रहे थे? बजट में अगर कोई चेंज हो सर बाद में चेंज हो सके फाइनेंशियल ईयर से पहले। हाँ, मतलब जो भी बजट में चेंज आते हैं वो चेंज एप्लीकेबल करने के लिए, वो चेंजेस को एप्लीकेबल करने के लिए टाइम तो चाहिए ना।
कोई भी कंपनी को लगेगा कि हाँ टैक्स बदल गया, भाई पहले 5 लाख तक इनकम पे टैक्स नहीं था, मान लो 10 लाख की इनकम पे टैक्स नहीं है, तो जो भी चेंज हुए हैं वो चेंजेस को अप्लाई करने के लिए टाइम तो लगता ही है, इसीलिए हर बंदे को तैयार होने के लिए टाइम तो लगता ही है। वैसे कोई चेंज हुआ नहीं है इनकम टैक्स के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं वैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि जो भी बजट में चेंजेस होते हैं, जो भी चेंजेस हैं वो अपना लोगों को अप्लाई करने में टाइम लगता है, इसीलिए साल शुरू होने से पहले ही बजट आता है, क्योंकि अपना लोगों को पता होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि भाई जो हमारे आने वाला साल है उसमें क्या क्या चीजें लगने वाली है। तो इसीलिए बजट हमेशा जो होता है वो आपका साल शुरू होने से पहले आता है। अब बजट जो 26 आया है ये एप्लीकेबल होगा 26-27 के लिए, बट आपके सिलेबस का जो साल है वो आपके जो सिलेबस का साल है वो है 25-26 फाइनेंशियल ईयर। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई आपका अटेम्प्ट जो है वो आपका अटेम्प्ट आएगा जनवरी 27 यहां अटेम्प्ट आएगा। आईसीआई का मानना है कि भाई आईसीआई के ना 3 अटेम्प्ट का रूल चलता है। 3 अटेम्प्ट का क्या रूल चलता है कि भाई जो तुम्हारा अटेम्प्ट है, जो पहले तो बात करूं ये जो बजट आया है ये कौन कौन से अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल होगा? ये एप्लीकेबल होगा मई 27, उसके बाद बच्चे आएंगे हमारे सितंबर 27 के, उसके बाद बच्चे आएंगे जनवरी 28 के, उधर एप्लीकेबल होगा ये वाला बजट। क्यों भाई वहां एप्लीकेबल क्यों होगा? क्योंकि भाई अभी तो ये फाइनेंशियली शुरू ही नहीं हुआ ना, तुम्हारे इस पेपर में कैसे पूछ सकते हैं, तो इसीलिए तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा। तुम्हारे पेपर में कौन सा बजट आएगा, तुम्हारे पेपर में क्या सिलेबस में आएगा? तो तुम्हारे पेपर में जो बजट आएगा वो था जिसको अपन बोलेंगे बजट 2025, जो ऑलरेडी आ चुका। कब आया होगा? 1 फरवरी 25 को जो बजट आया होगा वो एप्लीकेबल होता है फाइनेंशियल ईयर 25-26 से। तो वो एप्लीकेबल होता है फाइनेंशियल ईयर 25-26 से, और वही तुम्हारे सिलेबस में है। तो ये फाइनेंशियल ईयर सबसे पहले एप्लीकेबल हुआ, ये सबसे पहले एप्लीकेबल हुआ मई 26 से, जो अभी अटेम्प्ट आने वाला है। उन बच्चों को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, वो अभी अटेम्प्ट आने वाला है मई 26। उसके बाद ये एप्लीकेबल होगा सितंबर 26 से, वो वाले बच्चे भी पढ़ रहे हैं अभी मेरे से। और उसके बाद ये जो आपका अटेम्प्ट है वो अटेम्प्ट है आपका जनवरी 27। तो ये जनवरी 27 का जो अटेम्प्ट है यहां पर ये बजट एप्लीकेबल होगा 25-26 वाला। तो आपका जो सिलेबस है उसमें 25-26 साल की बातें आएंगी, यानी कि आपका जो भी क्वेश्चन आएगा ना, आप बुक खोल के देखना, जो भी क्वेश्चन होगा इसमें, उस क्वेश्चन के अंदर जो डेट होगी वो सारी 25-26 की होंगी। तो यानी कि जो आपका सिलेबस का साल है वो है फाइनेंशियल ईयर 25-26। फाइनेंशियल ईयर 25-26 का क्या मतलब होता है बताना एक बार मेरे को, कब से शुरू होता है कब खत्म होता है? आपको फाइनेंशियल ईयर चेक करना भी सिखा दूं, भूल जाओ वो आपके जो अपना हैप्पी न्यू ईयर विश करते हो, एक तारीख आती है 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए 1 तारीख को हैप्पी न्यू ईयर नहीं होता, हमारे लिए जो है वो 1 अप्रैल को नया ईयर शुरू होता है। क्योंकि ये जो अपन अभी ईयर गया, अभी शुरू हुआ है 2026, इसको अपन बोलते हैं कैलेंडर ईयर, ये कैलेंडर का ईयर है। बट हमारा जो अपना एक्ट चलता है, या जो हमारा सिलेबस चलता है, या जो हमारा सारी किताबें चलती हैं, बुक्स चलती हैं, वो चलती हैं कैलेंडर ईयर से नहीं, फाइनेंशियल ईयर से। तो वो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1/4 से लेकर और खत्म होता है 31 मार्च तक। बहुत ही बढ़िया। तो अब आप ये बताओ जो आपके सिलेबस का साल है वो कौन सा है? जो मैंने आपको बताया फाइनेंशियल ईयर 25-26, और ये एप्लीकेबल होगा जनवरी 27 जो तुम्हारा अटेम्प्ट है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 शुरू कब से होगा बताओ बेटा? फाइनेंशियल ईयर 25-26 कब से शुरू होगा? 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 तक। बताओ जी, ये बात समझ आती है बेटा आपको? जिनको बुक मिल गई है वो लिख भी लो, पहले पेज पे लिख भी लो, बजट 2025 इज एप्लीकेबल फॉर जनवरी 27 अटेम्प्ट। जिनको बुक मिल गई है वो लिखो, बजट 2025 विल बी एप्लीकेबल टू अवर अटेम्प्ट। एक जो अपना बुक है मैं आपको बता भी दूं किस पेज पे लिख सकते हो आप। तो देखो ये वाली बुक आपके पास, तो पहले पेज पे लिख सकते हो। यहां पर पहले पेज पे, यहां ग्रीन पेज है, यहां लिख लो, इधर लिख लो, कहीं मर्जी लिख लो। पहले पेज पे लिखो ताकि आपको याद रहे कि कौन सा बजट जो है वो आप लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा। पहले पेज पे लिखो, बजट 2025
विल बी एप्लीकेबल, और यहां भी लिख सकते हो बेटा, चैप्टर नंबर 1 शुरू होने से पहले एक पेज में ना मैंने ब्लैंक एक पेज मैंने ब्लैंक छोड़ रखा है, वहां भी लिख सकते हो। चैप्टर शुरू होने से पहले चैप्टर नंबर 1 एक पेज मैंने ब्लैंक छोड़ रखा है, यहां पे यहां लिख सकते हो आप कि बजट 2025 विल बी एप्लीकेबल टू आवर अटेम्प्ट दैट इज जनवरी 27। हाँ जी बेटा, लिख लिया आपने। अब मैं अगली बात पे आता हूं, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए, वो ये है बेटा, जनवरी में अटेम्प्ट देने का यही नुकसान है। क्या नुकसान है? वो ये नुकसान है कि इससे जो अगला अटेम्प्ट होगा जनवरी 27 के बाद, बताओ अगला अटेम्प्ट कौन सा आएगा? मई 27। मई 27 में जो है वो क्या हो जाएगा, नया बजट लग जाएगा। नया बजट लगने की वजह से सिलेबस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हमारा जो इनकम टैक्स का सिलेबस होता है, जो हमारा इनकम टैक्स का सिलेबस होता है, वो बेटा एक साल में एक बार चेंज होता है। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जो लगेगा ना, वो सारा साल सेम लगेगा, और वो 3 अटेम्प्ट के लगता है, मई 26, सितंबर 26, जनवरी 27। मई 26 वालों के लिए ना एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो क्या है, वो 3 बार पेपर दे सकते हैं, सिलेबस चेंज नहीं होगा। एक बार पढ़ेंगे मेरे से, पास हो गए अच्छी बात है, नहीं हुए तो सितंबर में दे दो, सिलेबस चेंज नहीं है, फिर नहीं हुए तो जनवरी में दे दो, सिलेबस चेंज नहीं है। बट जनवरी वाले आपको जनवरी में ही क्लियर करना है। ये एक पॉजिटिव बात भी है कि हमारा अटेम्प्ट नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि अगर आप अपना जनवरी के बाद दोबारा फिर अगर मई के लिए पेपर दोगे तो आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा फिर इनकम टैक्स। क्यों दोबारा पढ़ना पड़ेगा? उसके 2 रीजन है। नंबर 1, एक तो ईयर चेंज हो जाएगा उस वजह से, और दूसरा सबसे बड़ा रीजन वो ये है बेटा कि इस बार तो एक्ट भी चेंज होगा। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, जीएसटी में ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आते। जीएसटी में तो जो आप पढ़ रहे हो ना, वो आपकी सारी जिंदगी रहेगा, उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं आते। इनकम टैक्स में हर साल चेंज आते हैं। तो मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं कि जो मैं आपको इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा, वो इनकम टैक्स मैं लास्ट बार पढ़ाऊंगा जनवरी 27 अटेम्प्ट को, क्योंकि तुम्हारे अटेम्प्ट के लिए फाइनेंशियल ईयर 25-26 है, और इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो इनकम टैक्स एप्लीकेबल है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल है। इतना पुराना एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट, बहुत पुराना, 1961 का, वो एप्लीकेबल है। बट अभी 2025 के अंदर निर्मला जी जो हमारी देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने एक नया एक्ट लेकर आए हैं, जिस एक्ट का नाम है इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो एक नया एक्ट आया जिसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 2025, जो कि एप्लीकेबल होगा फाइनेंशियल ईयर 26-27 से। यानी कि जो अगला अटेम्प्ट होगा मई 27, सितंबर 27 और जनवरी 28, उनके लिए कौन सा एक्ट लगेगा? इनकम टैक्स एक्ट 2025, जो नया एक्ट आया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम जो पढ़ रहे हैं वो पुराना एक्ट है। बट आप बोलोगे सर हम पुराना क्यों पढ़े, हम तो नया पढ़ेंगे। भाई ऑलमोस्ट बातें सिमिलर होती हैं, थोड़ा बहुत उसमें चेंज होता है, बट स्टिल अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको तो फिर क्या करना पड़ेगा? अगर तुम जनवरी 27 में अटेम्प्ट दे रहे हो तो आपको यही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में यही है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, वही पढ़ाऊंगा मैं आपको। बट जब आप क्या कहते हैं सीए फाइनल में हो जाओगे, आप फाइनल के पेपर दोगे, वो 2 साल बाद दोगे फाइनल के पेपर, तो उस टाइम तक इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल हो चुका होगा। तो फिर आप नया वाला एक्ट पढ़ोगे फाइनल के अंदर, जो कि अपना मई 27 या ऑनवर्ड जो अटेम्प्ट होंगे उसमें लगेगा। तो मैं अगर ये बोल रहा था, अगर आपका अटेम्प्ट लगता है, मतलब अगर आप जनवरी 27 में पास नहीं हो पाते किसी भी वजह से, अगर आप मई 27 के लिए जाते हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? एक्ट बदल जाएगा, ईयर बदल जाएगा, तो आपको इनकम टैक्स दोबारा पढ़ना पड़ेगा। मैं तो यही चाहता हूं कि यहां बैठा हुआ हर बच्चा जो है वो पास हो, कोई बच्चा फेल ना हो। अपना जो जनवरी 27 अटेम्प्ट है, जो तुम्हारा अटेम्प्ट है, उसमें सारे बच्चे पास हो जाए। कम से कम ऐसा तो हो जाए कि आप टैक्स में 60 नंबर ले आओ, ताकि जो है क्या कहते हैं एग्जामिशन मिल जाए, आपको टैक्स का पेपर दोबारा ना देना पड़े।
तो इसीलिए हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमें टैक्स में 60+ मार्क्स लाने हैं। अदरवाइज जो है फिर आपको मई अटेम्प्ट के लिए दोबारा मेरे लेक्चर लगाने पड़ेंगे, और वैसे भी मेरे इनकम टैक्स से 100 लेक्चर हैं 2-2 घंटे के। आप मुझे बहुत मुश्किल से सहन करोगे 4 महीने, और फिर अचानक से आपको पता लगेगा कि अरे मैं तो पास नहीं हो पाया, तो दोबारा लगाने पड़ेंगे 100 लेक्चर। आप तो सीए छोड़ दोगे, कहोगे दोबारा इनकम टैक्स तो नहीं पढ़ना हमें, सीए छोड़ दो इससे अच्छा। तो मैं ये नहीं चाहता। मैं तो यही चाहता हूं कि यहां पे बैठा हर बच्चा सीए बने। तो इसीलिए मैं यही चाहता हूं कि भाई आप लोग जनवरी 27 अटेम्प्ट के अंदर इनकम टैक्स और जीएसटी जो अपना एक पेपर है, पेपर नंबर 3 जो 100 मार्क्स का आता है, उसमें से आप 60 नंबर अवश्य लेकर आओ। अगर आप 60 नंबर ले आओगे, एग्जामिशन मिल जाएगी, तो फिर आपको ये पेपर दोबारा नहीं देना पड़ेगा। तो मैं तो आप लोगों से यही चाहता हूं कि जनवरी 27 का हमारा टारगेट हो जाए कि कम से कम 60 नंबर तो लेके आने हैं टैक्स में। ग्रुप पूरा निकाल लो, बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप किसी कारणवश नहीं निकाल पाते तो भी हमारा इनकम टैक्स और जीएसटी के अंदर आपको 60 नंबर लाना मैंडेटरी है। तो सबसे पहले अपना जो है बुक में उसी पेज पे आप पहले अपना टारगेट लिखो कि हमें जो है 60 नंबर से तो ऊपर ही ना आने हैं, कुछ मर्जी हो जाए। 60+ मार्क्स तो अवश्य ही। आपको लग रहा होगा बहुत आसान है सर, क्या आप अपना सर इको पढ़ाते थे, इतना बड़ा टारगेट सेट करते थे 95 नंबर लाने का, 90 नंबर लाने का, सर का स्टैंडर्ड गिर गया, 60 पे आ गए, ठीक है। बट जब आप क्या कहते हैं इनकम टैक्स और जीएसटी का सिलेबस पूरा पढ़ जाओगे, आप खुद कहोगे कि 60 ले आना ही बहुत बड़ी बात है। ये हमारे इजी सब्जेक्ट्स में से नहीं आता बेटा, कि भाई आप सोचो इकोनॉमिक्स नहीं है ये, कि तुम में से क्या कहते हैं अपना मोस्टली बच्चे इकोनॉमिक्स में या तो मेरे को सुनाते ही नहीं थे, या क्या कहते हैं पढ़ते ही नहीं थे, मेरे से रोज डांट खाते थे। बट यहां क्या कहते हैं अपना आपको एक माइंडसेट के साथ आना पड़ेगा कि अब हम एक सीए के जो एक नेक्स्ट लेवल पे आ चुके हैं, सीए इंटर में, और वहां जो है क्या कहते हैं थोड़ा सा आपको माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप सीए नहीं बन पाओगे, और अगर आप सीए नहीं बन पाओगे तो उस केस में आप कम से कम 100 करोड़ का नुकसान कर दोगे। मैं आज आपको बताने वाला हूं हर बच्चे को कि भाई चाहे हमारे पास आज की जेब में रुपया एक भी ना हो, लेकिन जब अपन 60 साल में रिटायर होंगे तो हर बच्चे के पास 100 करोड़ रुपया हो सकता है, अगर जो है क्या कहते हैं अपना वो सीए बन जाता है और वो ढंग से जो है एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर लेता है, अच्छा सा जो है जॉब लग जाता है, तो हर बच्चे के पास 100 करोड़ रुपया होगा जब वो 60 की उम्र में रिटायर होगा। कैसे होगा भी बताऊंगा मैं आपको, बट द पॉइंट इज कि सीए करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे आपको बता रहा था मैं, एआई का जमाना है, छोटी मोटी जॉब्स ना भाई एआई ले जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरी ना जो है वो पहले मैं रील वगैरह बनाता हूं, तो स्क्रिप्ट बनाने के लिए मैंने एक बंदा रखा हुआ था, भाई तेरे को स्क्रिप्ट बनानी है कि आज मैंने क्या रील बनानी है। अब वो बंदा कौन काम करता है, चैट जीपीटी काम करता है, वो बंदा निकाल दिया। कोई बंदा था जो क्या कहते हैं मेरे को बताता था कि भाई पोस्ट करना है, स्क्रिप्ट क्या बनानी है, आज क्या रील बनानी है, सारी जो गाइडेंस था कोई बंदा देता था जो आज चैट जीपीटी करता है। मैं सिर्फ उससे एक कमांड पूछता हूं कि भाई क्या ये रील बना दूं, चल जाएगी, वो बता देता है कि ये हाँ ये वायरल हो जाएगी, ये बना दो। अब बोलोगे सर आपने कितनी रीलें वायरल कर दी, ऐसा किया नहीं मैंने, तो ठीक है वो अपना अलग चीज है, उसके लिए कंसिस्टेंसी मेन काम आपका वही होना चाहिए। एग्जांपल देता हूं, अब कल बजट आया, सबने भर भर के बजट के ऊपर रीलें बनाई हैं, बट मैंने नहीं बनाई क्योंकि मेरा मेन काम थोड़ी ना है, तो मैं जस्ट अपने पैशन अपना ऐसे टाइम पास के लिए करता हूं या मस्ती के लिए करता हूं। अदरवाइज मेरा मेन काम पढ़ाना है तो मैं उससे फोकस करूंगा ना। तो लेकिन जिनका मेन काम यही है, जैसे कुछ दिन पहले गोल्ड बहुत गिरा, सिल्वर बहुत गिरा, आज भी गिरा हुआ है 12-15%, तो सिल्वर गोल्ड के ऊपर बहुत रीलें बनाई है लोगों ने, मैंने एक भी नहीं बनाई। मेरा मेन काम नहीं है, तो मेरा काम जो है मेन आपको पढ़ाना है, मैं वो करूंगा। ये तो ठीक है, मैं घूमने जाता हूं, कई बार टाइम मिल जाता है सैटरडे संडे को, तो मैं कभी एक आधी 1-2 बना लेता हूं, अलग बात है। तो मैं ये बता रहा था आपको कि भाई चैट जीपीटी किस तरह से अपना हर चीजों को एलिमिनेट कर रहा है। अब गवर्नमेंट भी ये काम कर रही है। अब इस बजट के अंदर एक ये खास बात लिखी गई है कि इनकम टैक्स में जो पहले अपना हर चीज के लिए एक ऑफिसर की अप्रूवल लेनी पड़ती थी कि भाई आपको मान लो ये काम करना है, ऑफिसर की अप्रूवल लो, ये काम करना है, ऑफिसर की अप्रूवल लो, गवर्नमेंट ने वो हटा दिया। अब कोई ऑफिसर की अप्रूवल नहीं है, सिर्फ आपको वेबसाइट पे जाना है, अप्लाई करना है, सारा काम जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा।
तो आगे आने वाले टाइम में आज से 5 से 10 साल जो है मैं देख रहा हूं वो ये है कि भाई लोगों का यूज थोड़ा कम हो जाएगा, सिर्फ प्रोफेशनल कोर्सेज जिनका दिमाग होगा वही चलेंगे बेटा। जो छोटे मोटे काम या तो मजदूर वर्ग चलेगा क्योंकि उनको एलिमिनेट नहीं कर सकते, रोबोट आके जो है वो अपना मकान नहीं बना सकते, आने वाले 10-15 साल 20 साल तक तो नहीं हो सकता, उसके बाद हो जाए तो पता नहीं कि रोबोट आके मकान बना दे, रोबोट आके सब कुछ काम कर दे। हाँ, चाइना जैसी कंट्रीज में तो डिलीवरी करने के लिए वेटर की जगह रोबोट यूज हो रहे हैं। मैंने एक दो रेस्टोरेंट देखे हैं, फिजिकली नहीं देखे, इंटरनेट पे देखे हैं कि भाई वहां पर जो है चाइना के अंदर रोबोट यूज होते हैं कुछ भी डिलीवर करने के लिए। तो वहां पर जैसे मैं सिंगापुर गया था तो वहां पर जूस निकालने की, हमारे यहां पर क्या है, रेडी लगी होती है जूस की, रेडी ले लो, गन्ने का जूस है। वहां पे ऐसा है ही नहीं। वहां पर जो है संतरे का जूस या ऑरेंज के जूस के लिए रेडी नहीं है, जगह जगह उन्होंने कियोस्क लगा रखे हैं, मशीन लगा रखी है, मशीन के अंदर पैसा डालो, उनका जो सिंगापुर डॉलर है $2 डालो वहां पर, यानी कि 130 रुपए डालो, और वो मशीन जो है अपने आप से ऐसे हाथ से संतरे उठाती है और क्या कहते हैं अपना उसको ऐसे डालती है, ऐसे ऐसे टब बकेट बनी होती है, वो ऐसे घूमती है और उसमें से जूस निकल के अपने आप ही वो एक फिर गिलास उठाती है, वो गिलास रखती है, अपने आप ही उसमें जो है डल के आ जाता है, साथ में स्ट्रो वो भी आ जाती है, बस आप उठा लो, 1 मिनट के अंदर ये अपना जूस तैयार। उसकी मैंने वीडियो भी बनाई है, कहीं पोस्ट नहीं करी, पड़ी है मेरे मोबाइल के अंदर। तो मैंने वहां पर बहुत जूस पिया क्योंकि अनहाइजीनिक भी नहीं है। यहां पर जो है क्या कहते हैं, जो रेडी वाले हैं उनके हाथ देखे हैं, वही थोड़ी देर पहले ऐसे कर रहे होते हैं, वही फिर संतरे छील रहे होते हैं। मैं तो कभी पीता नहीं रेडी का जूस। अब वहां गया तो मेरे को लगा मशीन तो ऐसे नहीं करती होगी, तो इसलिए मशीन वाला जूस पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हाइजीन इश्यू नहीं है। तो इसीलिए ये देखो वहां पर लेबर की जरूरत ही नहीं है भाई, वही काम इंडिया में होने वाला है आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद। अब वहां देखो क्या डिफरेंस बताता हूं मैं आपको, एक और डिफरेंस बताता हूं। यहां पर क्या है, हर अपना गली चौक पे जो है वो पुलिस वाला खड़ा है, पुलिस वाला खड़ा है, रुक जा, अपना बाइक वाला कोई नहीं रुकता, उसको धक्का देके चले जाते हैं। ये सिस्टम है इंडिया में, कानून बहुत वीक है, और वहां पर कोई पुलिस वाला नहीं दिखेगा आपको। मैं ओमान गया, वहां कोई पुलिस वाला नहीं, दुबई गया, वहां कोई पुलिस वाला नहीं, पुलिस वाले हैं ही नहीं। तो आप बोलोगे फिर लोग तो गुंडागर्दी करते होंगे, चलते दिन दहाड़े जो है अपना चेंज, अपना झपटना, किसी का मर्डर करना, यही काम करते होंगे। बिल्कुल भी नहीं, क्राइम रेट 0 है वहां पर। ऐसा क्यों है? वो इसलिए है बेटा क्योंकि हर जगह क्या लगे हुए हैं, कैमरे, हर जगह कैमरा लगे हुए हैं, और रूल बहुत सख्त है, बहुत ज्यादा जो है। आप छोटी सी गलती करते हो तो आपको जेल तक हो सकती है। एग्जाम्पल देता हूं, ओमान गया था, मैंने सोचा कि वहां पर ना गाड़ी चलाऊंगा, मैंने लाइसेंस भी बनवा लिया, इंटरनेशनल लाइसेंस, कि वहां गाड़ी चलाऊंगा अपना किराए पर लेकर। तो भाई जब वहां गया, मेरा दोस्त रहता है ओमान में मस्कट के अंदर, उसने मेरे को इतना डरा दिया कि मैंने गाड़ी किराए पे ली ही नहीं। बोला भाई साहब अगर आपने रेड लाइट तोड़ दी ना तो 1 दिन की जेल है। मैंने कहा भाई यहां दिल हिसार में तो रेड लाइट तो कुछ समझते ही नहीं है, वही हमारा टेंशन यही होता है कि रेड लाइट तोड़ेंगे मजा आएगा। हम जो है अपना यहां तो रूल तोड़ते हैं, यहां स्पीड लिमिट होती है, जैसे हम तो कहते हैं स्पीड लिमिट हो, कभी देखी नहीं हमने तो गाड़ी का सेम है, 120 पे चलानी है, उससे कम चलानी नहीं। और वहां वैसे रोड इतने बढ़िया है कि स्पीड लिमिट ही 120 की है, तो आराम से आप 120-130 तक चला सकते हो। बट अगर उससे ऊपर चलाओगे तो चलान बहुत ज्यादा हैवी है, 40-50 हजार रुपए का चलान लग सकता है आपका। तो बंदा कोई क्यों क्राइम करेगा? अगर इतने हैवी पेनल्टीज होंगी, जेल तक का प्रावधान होगा, कैमरे लगे हुए हैं, सब कुछ ऑनलाइन है, रिश्वतें हैं नहीं। यहां पर तो पुलिस वाला 500, यहां पर भी है, ऐसा नहीं कि भाई यहां पर इतने हैवी फाइन नहीं है, यहां पर भी ओवर स्पीडिंग का फाइन होगा, पता नहीं 2000, 5000, 10,000 कितने का तो होगा, बट यहां पर 500 रुपए में मान जाता है पुलिस वाला। कोई भी क्राइम करो, आपको पुलिस वाला रोक के ना पहले शीशा खोल के 500 पकड़ा देना, तो क्या कहते हैं वो मान जाएगा, आपको पूछेगा ही नहीं। कोई मेरे अंकल है, उनके पास फॉर्च्यूनर है, मैं अपना थार है, मैं 80-90 पे चलाता हूं कि भाई स्पीड लिमिट में चलाऊं, क्योंकि मैं तो वैसे लो फॉलो करता हूं। बट वो अंकल हैं, वो कहते हैं कि भाई मैं तो 120 पे चलाता हूं। मैंने कहा कोई पुलिस वाला रोकता नहीं है? रोकते हैं, जैसे ही शीशा नीचे करता ही 500 रुपए निकाल के अब जाने देते हैं। ये है इंडिया, आई लव माई इंडिया। बट अब यही चीजें अगर अपन मशीनें रिप्लेस कर लेंगे ना, मशीन रिश्वत नहीं खाती। यही काम अगर कैमरे से कंट्रोल होगा, सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होगा, वो रिश्वत नहीं खाएंगी। तो इसीलिए ज्यादा बेटर जो है वो क्या होगा, कानून को फॉलो किया जाएगा। इंडिया में कानून को फॉलो नहीं किया जाता। तो मेरा मानना है कि आने वाले 10 साल कभी तो कभी ऐसा होगा कि इंडिया में भी सब कुछ मशीनों से होगा। वहां के एयरपोर्ट के ऊपर, इंडिया के एयरपोर्ट पे जाओगे ना, ऑफिसर बैठा होता है, आपका पासपोर्ट लेगा, ठप्पा लगाएगा, आपकी शक्ल मैच करेगा। कल परसों मैं अपने भाई को छोड़ने गया एयरपोर्ट पे, वो कहता तूने कटिंग नहीं करवा रखी है, तेरी शक्ल मैच नहीं हो रही।
ऐसे इंडिया के ऑफिसर हैं। और वहां जो है क्या कहते हैं, अपना सारा कुछ कैमरे से होता है, जो रेटिना होता है हमारी आंखों के, वो स्कैन किए जाते हैं, वो बदल नहीं सकते, या फिंगरप्रिंट स्कैन किए जाते हैं, वो बदल नहीं सकते। और मशीन जो है आपको अलाउ करती है, ठीक है आप अंदर आ जाओ, जो भी है काम सारा सिस्टम से हो रहा है अपना, और टाइम नहीं लगता। इंडिया के दिल्ली के एयरपोर्ट पे इतनी इतनी लाइनें लगी होती है, वहां लाइनें होंगी नहीं। क्यों लाइनें नहीं होंगी? वो इसलिए लाइनें नहीं होंगी क्योंकि सारा काम कौन कर रही है? मशीनें। तुरंत एक एक मिनट के अंदर जो है अपना वो बंदे जा रहे हैं। दुबई में गया, वहां पर भी सेम सिस्टम था, सिंगापुर गया सेम सिस्टम था। तो ये चीजें इंडिया में भी धीरे धीरे इंप्लीमेंट होंगी, वो पता नहीं 10 साल लगेंगे 20 साल लगेंगे, बट होंगी। तो इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा था कि भाई आने वाले टाइम में ये छोटे मोटे कोर्स जो है, बीकॉम है, ये है, वो है, इनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाने वाली भाई। वैल्यू रहेगी प्रोफेशनल कोर्सेज की, तभी आप बिल्कुल सही जगह आए हो। तो इलोन मस्क को जानते होगे आप, वर्ल्ड का सबसे अमीर बंदा था, है या था पता नहीं, आज भी है क्या सबसे अमीर? आज तो कोई और नहीं बन गया सबसे अमीर। एनवीडिया का जो मालिक है वो नहीं बन गया सबसे अमीर? चलो जो भी है, इलोन मस्क है। तो इलोन मस्क ने अभी इंटरव्यू दिया था नितिन कामत जी को, वो उनका भी यूट्यूब चैनल है। उसने बोला कि भाई 15-20 साल बाद जो मैं सोच पा रहा हूं, इलोन मस्क कहता कि बंदे को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर काम करने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर या अपना जो है वो रोबोट बन जाएंगे और वो काम करेंगे। काम वाली बाई रिप्लेस हो जाएगी रोबोट से, रोबोट काम करेगा, सफाई झाड़ू पोछे वो मारेगा। आजकल आ भी गए काफी सारे यूट्यूबर ने वीडियो भी डाल दी है कि उनका जो है एक ऐसे मशीन सी आती है, गोल गोल घूमती रहती है, साफ करती रहती है। तो ऐसा काफी कुछ हो भी गया है, क्योंकि जब सिंगापुर गया था वहां पर भी वही रोबोट से ही साफ कर रहे थे। कोई देखा ही नहीं मैंने बंदा जो अपना झाड़ू पोछा मारता हुआ। एक तो वहां के लोग कचरा भी नहीं फैलाते, मिट्टियां भी नहीं उड़ती वहां पर, बट फिर भी जो भी था वो झाड़ू पोछा करने वाला कोई बंदा नहीं था, रोबोट ही कर रहे थे। इवन अपना पुलिस वाले भी नहीं थे, वो भी रोबोट ही थे। वो भी अपना कैमरा लगा हुआ था, उनके ऊपर वो ऐसे घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं कौन क्या हो रहा है, सब कुछ कंट्रोल हो रहा होता है। तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं भाई, जो हमारा देश आगे बढ़ेगा तो जरूर सुधरेगा आने वाले 10 साल बाद, 15 साल बाद। तो इसीलिए उस टाइम पे इंसानों की जरूरत सिर्फ होगी प्रोफेशनल काम के लिए। जैसे डॉक्टर्स हैं वो रिप्लेस नहीं होंगे, सीएज हैं वो रिप्लेस नहीं होंगे, जिनकी नॉलेज बहुत अच्छी है। तो इसीलिए आप बहुत अच्छे कोर्स में आए हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप अपना जो है पढ़ाई पर ध्यान दो, आप इधर उधर ध्यान मत भटकाओ। और इसीलिए बताना चाहता हूं कि आज डे 1 है क्लास का। आज से अगर आप ठानोगे कि भाई जो भी हम सर समझाएंगे डेली क्लास में, वो हम डेली करके आएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है कम से कम 60 नंबर लेकर आना। और वो इसलिए जरूरी है ताकि हमें आगे दोबारा अटेम्प्ट ना देना पड़े, हम पहले अटेम्प्ट में ही पास हो जाएं। हमारा यही टारगेट है। इसके अलावा हाँ, तो मैं आपको बता रहा था बजट के बारे में। तो मैंने आपको यही बताया कि बजट के अंदर जो भी चेंजेस हैं वो चेंजेस आपके अटेम्प्ट में नहीं लगेंगे, वो मई 27 में लगेंगे। और तुम्हारा अटेम्प्ट जनवरी 27 है, तो आपके अटेम्प्ट में जो है वो चेंजेस कोई भी नहीं लगेंगे। तो आपके लिए बजट रेलेवेंट नहीं है। ये तो इसने जनरल नॉलेज के लिए पूछा तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बजट के अंदर कोई स्लैब रेट वगैरह में चेंज नहीं हुआ। जो आपको पढ़ाऊंगा वही आगे लगेगी। स्लैब रेट में कोई चेंज नहीं हुआ, वो सेम रहेगा। स्लैब रेट क्या होता है? इनकम टैक्स के रेट्स। इनकम टैक्स के रेट्स में कोई चेंज नहीं हुआ है, जो पहले था वही रहेगा। और जीएसटी में भी ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, जो पहले था वही रहेगा। तो ये था बेटा मेजरली आपको मैंने बताया कि भाई बजट के बारे में। और अब थोड़ा सा हम क्लास को आगे बढ़ा, तो धीरे धीरे करके जो है अपना आगे बढ़ाते हैं। जो मैंने आज समझाना है वो समझाता हूं मैं आपको। तो आइए अपन आते हैं बुक की तरफ। और सबसे पहले जो है मैं आपको बताना चाह रहा था कि पेपर के बारे में, पेपर का पैटर्न क्या है। तो वो मैं इसी पेज पे लिखवाता हूं, ये पहला पेज है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं सीए इंटर। हम आ गए सीए इंटर में। इसके अलावा तो यहां पर हम करने वाले हैं पेपर नंबर 3, जो आपका होगा सीए इंटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इस पूरे सीए कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट कोई सब्जेक्ट है तो वो टैक्स है। क्यों है अभी मैं बता दूंगा। पेपर नंबर 3 करने वाले हैं, जिसके अंदर 2 पार्ट होते हैं बेटा। एक होता है हमारा इनकम टैक्स और एक होता है हमारा जीएसटी। मैं आपको पहले जीएसटी पढ़ाऊंगा, लेकिन करने तो हमारे को दोनों ही है। दोनों की वेटेज बेटा 50-50 मार्क्स की है। 50 मार्क्स का वो आता है, 50 मार्क्स का वो आता है। और जिसमें आपको पता ही है कि यहां पर आप
वो सिस्टम नहीं रहा जो आप फाउंडेशन में देते थे एमसीक्यू। यहां पर 30% एमसीक्यू आते हैं, यानी कि 50 नंबर के इनकम टैक्स के अंदर जो है 15 नंबर के एमसीक्यू आते हैं, और बाकी 35 मार्क्स का जो पेपर है वो आता है सब्जेक्टिव। ऐसी जीएसटी के अंदर 15 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं और बाकी 35 मार्क्स का पेपर आता है सब्जेक्टिव। आता वैसे 50 नंबर का है, उसमें से करना 35 नंबर का होता है। आता 50 नंबर का है बट करना 35 नंबर का होता है सब्जेक्टिव पेपर। एमसीक्यू में कोई ऑप्शन वो नहीं आते, आई मीन ऐसा नहीं होता कि भाई 10 एमसीक्यू हैं उसमें से 9 करने हैं, सारे ही करने होते हैं, सारे कंपलसरी होते हैं। बट सब्जेक्टिव जो पेपर होता है उसमें चॉइस आती है, 50 नंबर में से 35 करने होते हैं, तो 35 नंबर करना होता है। आता वो 50 मार्क्स का है, 50 मार्क्स में से आपको जो है 35 नंबर का करना होता है। यहां पर भी 50 मार्क्स का आता है, उसमें से आपको 35 नंबर का करना होता है। क्वेश्चंस में कुछ चॉइस आती है, ठीक है, इस तरह से रहता है बेटा आपका। अब जो है मैं बता दूं आपको कि एमसीक्यूज जो होते हैं वो इतने इजी नहीं होते जैसे आप बचपन में पढ़ते आए हैं फाउंडेशन के अंदर। ऐसा नहीं होता। फाउंडेशन में अपन क्या पढ़ते थे भाई, आपने पढ़ा, मैंने पढ़ाया कि हिंदू ग्रोथ रेट कितनी है, 3.5%। इतना आसान क्वेश्चन। ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया, 1980-82 जो भी था, अब तब आया। ऐसा नहीं होता यहां पर ऐसे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आते। यहां जो क्वेश्चन आते हैं बेटा वो केस स्टडी वाले आते हैं। जो एमसीक्यू आते हैं वो केस स्टडी वाले आते हैं। केस स्टडी का मतलब क्या होता है सर? केस स्टडी का मतलब होता है कि पहले एक बहुत बड़ा सा पैराग्राफ लिखा आएगा, अपना कम से कम 1 पेज का अपना पैराग्राफ लिखा आएगा। उसके बाद उस 1 पेज के पैराग्राफ के बाद फिर उसके नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे होंगे, 3-4 क्वेश्चन पूछे होंगे, और तो वो एमसीक्यू होंगे। और वो एमसीक्यू ऑप्शन जरूर आएंगे, 4 ऑप्शन आएंगे। ना ही आपको उसका रीजन लिखना, बस आपको सर्कल भरने हैं जैसे आप पहले भरते थे फाउंडेशन में। बस बात यह है कि सीधे क्वेश्चन नहीं है, वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। वो ऐसा सीधा रटने वाले क्वेश्चन नहीं है कि बताओ इनकम टैक्स का रेट कितना है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पहले पूरा केस पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब उसका जवाब दे पाओगे आप। तो इसीलिए प्रॉपर जो है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और साथ में इसका मतलब हो गया कंसेप्ट्स पे आपका ध्यान होना चाहिए, आपका दिमाग तेज होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। रट के कोई बच्चा पास नहीं हो सकता इनकम टैक्स और जीएसटी में, यह मेरी गारंटी है। हां, रटना भी पड़ेगा, रटना तो साथ में पड़ेगा। मेन काम है कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, फिर रटना भी पड़ेगा। क्योंकि जो टैक्स के रेट है वो तो रटने ही पड़ेंगे कि 0 से लेकर 4 लाख की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, 4 से 8 लाख की इनकम पे 5% है, 8 से 12 पे 10% है। तो ये चीज तो रटनी पड़ेगी ना भाई, इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, तो ये तो रटना पड़ेगा। सपोज कीजिए मैं बोलता हूं कि गाड़ियों के ऊपर 40% टैक्स लगता है। गाड़ी खरीदते हो फॉर्च्यूनर, 50 लाख की गाड़ी है, उसमें 40% तो टैक्स है। अगर मान लो गवर्नमेंट जीएसटी हटा दे फॉर्च्यूनर के ऊपर, मैं फॉर्च्यूनर ले आऊंगा कल ही, क्योंकि वो बच जाएगी 30 लाख रुपए की बच जाएगी, तो क्योंकि 40% तो टैक्स लगता है फॉर्च्यूनर के ऊपर। सिमिलरली अगर हम बात करें अपनी थार है, उसमें भी 40% टैक्स है। 16 लाख रुपए दिए हैं मैंने, उसमें से 4-5 लाख तो टैक्स के हैं, बताओ। तो अगर टैक्स ना होता 10 लाख की थार आती, गली गली में थारें घूम रही होती, अभी भी हैं, और ज्यादा हो जाती। 40% तो टैक्स है। मारुति की छोटी छोटी गाड़ियां आती हैं, अपना ये i20 और ये सब, और कौन कौन सी गाड़ियां आती हैं, ऑल्टो वोल्टो, ये छोटी गाड़ियों पे थोड़ा कम टैक्स है, 18% जीएसटी लगता है। तो ये भी बेचारी सस्ती हो जाती, जो 6 लाख के और 5 की हो जाती अगर जीएसटी ना होता। कुरकुरे आपके 18 के हो जाते अगर जीएसटी ना होता। तो हर चीज के अंदर कहीं ना कहीं क्या जुड़ा हुआ है, टैक्स जुड़ा हुआ है। आपकी फीस भी यहां पर पारस पे 18% जीएसटी लगता है। अगर वो फीस आपके 1 लाख है तो वो 80,000 रुपए की हो जाती अगर जीएसटी ना होता। तो सोचो जीएसटी ना होता तो क्या क्या होता। जीएसटी ना होता तो आप सीए भी ना कर रहे होते, क्योंकि सीए की मेन काम जो कमाई है वो कहां से होती है, जीएसटी और इनकम टैक्स से। गवर्नमेंट जितना टैक्स को मुश्किल बनाएगी तभी तो हमारी जरूरत पड़ेगी सीए की। अब ये समझो ना, हमारा पॉजिटिव देखो इस चीज के अंदर। हाँ, ये है कि तुम्हारे को एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, बट वैल्यू उसी चीज की होती है जो मुश्किल होती है। जो चीज आसान हो उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है ना, फिर उसकी तो वैल्यू ही नहीं है। तो अगर आप बात करो कि भाई टैक्स इंपॉर्टेंट है, मुश्किल है, तभी तो वैल्यू है। हिसार में जितने सीए हैं वो कहां से कमा रहे हैं, टैक्स सब्जेक्ट से ही कमा रहे हैं। अकाउंट सब्जेक्ट काम नहीं आता,
आता है वो भी इतना नहीं आता जितना टैक्स आता है। अगर मेरी फर्म, मेरे दोस्तों की फर्म की बात करो, सपोज करो 40 लाख कमाते हैं, तो उसमें से मैं बताऊं आपको तो इनकम टैक्स की कमाई 10-12 लाख रुपए इनकम टैक्स कमा के देता है। इसके अलावा जीएसटी की बात करें तो साल में 12 रिटर्न जाती हैं, 12,000 रुपए एक क्लाइंट से। अगर आपके पास जो है क्या कहते हैं 40-50 भी क्लाइंट हैं, करना एक बार मल्टीप्लाई 50 गुना में 12,000। हाँ, कैलकुलेटर जरूर लेके आना। आज मैं चीजें बताऊंगा आपको धीरे धीरे कि क्या क्या चीजें आपको लेकर आनी है, वो बताऊंगा। हाँ जी, 6 लाख रुपए, 50 गुना में 12,000, 6 लाख रुपए, 6 लाख वो हो गए। इसके अलावा कुछ ऑडिट्स होती है, तो ऑडिट जीएसटी में नहीं होती, इनकम टैक्स की होती है ऑडिट। 40 ऑडिट कर सकता है एक सीए। एक ऑडिट से हम 10,000 रुपए लेते हैं, 4 लाख रुपए उस चीज के हो गए। 6 और 4 10 लाख इनकम टैक्स रिटर्न के थे, 20 लाख रुपए हो गए। इसके अलावा क्या कहते हैं अपना, कुछ आप मान लीजिए अकाउंटिंग का भी पैसा मिलता है, अकाउंटिंग से भी कमाते हैं सीए। ये मैं से बहुत कम नंबर बता रहा हूं। आप ऐसे भी सीए हैं, कुछ सीनियर सीए हैं जो बहुत पुराने सीए हैं, जिनके पास 2000 फाइल है जीएसटी की। 2000 मल्टीप्लाई बाय एक क्लाइंट से 10,000 भी ले, कितने हो गए? 2 करोड़। गिनती आती है इतनी? 2 करोड़ हो गए ना। पैसा गिनते गिनते रह जाओगे। वो सीए कोई काम नहीं करता। वो सीए पता क्या करता है? सिर्फ पैसे गिनता है। उसका काम ये है कि भाई क्लाइंट से पैसा मंगाना, क्लाइंट से कागज मंगाना, बस। काम तो सारा स्टाफ करता है ना। अपने नीचे 4-5 सीए रखे हुए हैं, सबको 50,000 रुपए की सैलरी देता है, काम वो करते हैं। उसका तो काम है जो 2000 क्लाइंट हैं, बस वो जुड़े रहें, उनसे काम मंगवाना। तो आपको भी जिंदगी में उस पड़ाव पर पहुंचना है कि आपके भी इनकम टैक्स जीएसटी के अंदर 1000 क्लाइंट हो, 1 करोड़ रुपया जेब में। थैंक यू वेरी मच। आपको भी नीचे रखने हैं 3-4 सीए जो नए नए सीए बने होंगे, और जो है क्या कहते हैं उनसे काम करवाना है बस, और कुछ नहीं करना। ये वही सीए हैं जो क्या कहते हैं अपना फिर सारा दिन घूमते रहते हैं, ऐश करते रहते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। वो इसलिए हैं क्योंकि भाई उनका सब कुछ सेट है, सारा ऑफिस सेट है, सब मैनेज है। उनको बस क्या करना है, उन क्लाइंट से काम अपना वसूलना है, पैसे वसूलने हैं। वो फोन पे भी हो जाता है, चाहे बंदा दुबई बैठा हो चाहे कहीं बैठा हो, फोन पे भी काम हो जाता है। तो आराम से जो है अपना छुट्टियां प्लान कर सकते हैं, घूम सकते हैं, अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं। तो आपको उस लेवल पर पहुंचना है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रैक्टिस करने वाला कमा रहा है। ये तो मैंने बताया, आपको पता है ना। वैसे सीए बनने के बाद 2 काम कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं और खुद का काम, खुद का ऑफिस भी कर सकते हैं। तो अभी मैंने खुद के ऑफिस के बारे में बताया कि हमें उस लेवल पर पहुंचना है। जब हम अपना 40 साल के होंगे, 50 साल के होंगे, तो हमारे पास 1000-2000 क्लाइंट होने चाहिए। आज 1000 क्लाइंट इकट्ठे करना मुश्किल बात है, 10-20 साल बाद नहीं होगी, क्योंकि 10-20 साल बाद क्लाइंट्स बढ़ जाएंगे। आप सोचो हिसार में कितने बिजनेस नए खुलेंगे, जनसंख्या बढ़ेगी, नया काम खुलेंगे, नए धंधे खुलेंगे, तो क्या कहते हैं अपना क्लाइंट्स अपने आप बढ़ेंगे। तो सीए की जरूरत तो सबको पड़ती है। विराट कोहली का भी सीए रहा होगा। 2-3 दिन पहले पारस ने एक रील शेयर करी थी, आमिर खान कह रहा था कि उसको कुछ नहीं आता फाइनेंस का, उसके जितने ही पैसे हैं, जो भी वो कमाता है, उसका एक दोस्त है सीए, सारा वो मैनेज करता है। तो आमिर खान को वो सीए, उसने बोला कि भाई, आमिर खान ने बोला कि ये जो अपना सीए है, वो जो मेरा दोस्त है, वो मेरे को एक दिन में कंगाल कर सकता है, क्योंकि सारा कुछ उसको ही पता है कि मेरे पैसे कहां पड़े हैं, कौन से अकाउंट में पड़े हैं, कहां म्यूचुअल फंड पड़े हैं, कौन से शेयर में पड़े हैं, मुझे कुछ नहीं पता। यही होता है बेटा, एक सीए जो होता है वो सारे जितने भी हीरो हीरोइन हैं, एक्टर हैं या क्रिकेटर हैं, इन सब के पैसे मैनेज करते हैं, इन सब के इन्वेस्टमेंट करना जानते हैं। विराट कोहली ने अपना बिजनेस शुरू कर रखा है, रेस्टोरेंट का बिजनेस है, ऋषभ पंत का रेस्टोरेंट है, कपिल शर्मा का दुबई में रेस्टोरेंट है। आपको लगता है इनको इतनी अकल है फाइनेंस संभालने की, चलाने की? इनका तो बस ब्रांड चलती है कि भाई ठीक है, कपिल के नाम से क्लाइंट आ जाएगा, बट इनका जो फाइनेंस है वो सारा काम कौन करता है? सीए तो करता है। इन्होंने तो बस कहना है कि भाई ठीक है, ये मेरे को रेस्टोरेंट खोलना है, ये सीए के पास जाएंगे, सीए सब करेगा कि इतने पैसे लगेंगे, सब बना कर देगा उनको, कहां से लोन लेना है, कैसे पैसे अरेंज करने हैं, सब सीए बना के देगा। तो जितने भी अमीर लोग हैं उन सबके फाइनेंसिस कौन मैनेज करता है? सीए मैनेज करता है। तो इसीलिए आप ये समझो कि अच्छा, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी ने एक बार भाषण दिया था लास्ट 1 जुलाई 17 को, जब नया जीएसटी आया था, तो उन्होंने बोला भी था कि भाई प्रधानमंत्री के साइन से ऊपर की वैल्यू तो किसकी है? सीए के साइन की। ऐसा क्या रीजन है? ऐसा रीजन इसलिए है बेटा
क्योंकि हमारे जितने भी आप अपना अकाउंट्स बनाते हो, अकाउंट्स की जो वेरिफिकेशन है, जो चेकिंग है, जो ऑडिट है, वो कौन करता है? इकलौता राइट सीए के पास ही है इस दुनिया में। और कोई कोर्स ऐसा नहीं है जो किसी की बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट कर सके। वो कोर्स इकलौता कौन है? सीए ही है। तो इसका मतलब ये हो गया, रिलायंस कंपनी की बैलेंस शीट साइन कौन करता होगा? एक सीए ही करता होगा। और जानते हो रिलायंस कंपनी 10 करोड़ रुपए फीस देती है उस काम के, अंदाजा है मेरा 10 करोड़ के आसपास। तो भाई जो उसका सीए होगा, सोचो कितनी जो है कमाई होगी। तो भाई कमाई हर जगह है। कमाई ऑफिस, खुद के ऑफिस खोलने में भी है, और कमाई क्या कहते हैं अपना, कमाई क्या कहते हैं, जॉब के अंदर भी है। बट पॉइंट इज, वो आपको देखना है सीए बनने के बाद मेरे लिए जॉब अच्छी है या क्या अच्छा है, वो कभी बाद में बात करेंगे। अपना ये ना सोचो कि भाई हिसार में अपॉर्चुनिटी नहीं है। हिसार में जो महिंद्रा कंपनी का शोरूम है, उसकी सेल जानते हो कितनी है एक साल में? 550 करोड़ रुपए। 550 करोड़ रुपए। तो उसका भी तो कोई सीईओ होगा। मेरे दोस्त ही है एक, मेरे साथ पढ़ता था। मैं तो खैर पढ़ाने में आ गया, उसका ऑफिस है, वो 4-5 पार्टनर हैं, अच्छी फर्म खोल रखी है। तो भाई 550 करोड़ की सेल वाली कंपनी की करते हैं, कुछ तो पैसे लेते ही होंगे, 5-10 लाख तो लेते ही होंगे ना भाई। एक क्लाइंट से ही ले लेते होंगे 10 लाख रुपए। तो जो नौकरी करने वाला बंदा सारा साल मेहनत करके 10 लाख कमाता है, ऑफिस वाला बंदा एक बड़ा क्लाइंट मिल जाए ना, सारे साल की तनख्वाह पूरी। एक अपना सीए बनोगे, जॉब लगोगे, पहले साल कितना कमाओगे? यही 10-12 लाख का पैकेज लगेगा आपका एक साल में। और वहीं ऑफिस खोला, और ऑफिस खोल के ऐसा कोई बड़ा क्लाइंट मिल गया, हाँ पहले दिन आपको कोई बड़ा क्लाइंट नहीं आएगा, 10 साल 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको बड़े क्लाइंट्स मिलेंगे। और तब देखो आप एक एक क्लाइंट कितने रुपए देके जाएगा आपको? 10-10 लाख रुपए देके जाएगा। तो ऐसे ऐसे आपको 4-5-6 क्लाइंट खोल लो तो करोड़ रुपए तो जेब में आने आने हैं। आज जितने सीए हैं जिनकी उम्र 40 साल 50 साल है, हिसार में है, सबके पास ऑडी मर्सिडीज है। कोई भी ऐसा नहीं है जो एक्टिवा पे घूमता हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो है कि मैं ही हूं सबसे गरीब जो अपना थार में घूम रहा है। अदरवाइज सबके पास मर्सिडीज है, फॉर्च्यूनर है। तो अगर आप देखोगे तो उस केस में आप हिसार से छोटे शहर में अगर ये हाल है, तो दिल्ली के सीए का तो क्या ही कंपैरिजन करोगे। मेरा दोस्त एक जॉब करता है दिल्ली में, उसका जो बॉस है ना, उसके पास सारी गाड़ियां हैं, कोई नाम ले लो आप, फॉर्च्यूनर से लेके सब गाड़ियां ले लेके उसने बेच देता है। एक साल लेता है, यूज करता है, बेच देता है। मर्सिडीज ली, एक साल यूज की, फिर बेच दी। यही काम है उसका। पैसे बहुत ज्यादा है ना, सीए का दिमाग इतना तेज होता है कि एक बार आप उसके अंदर आ जाते हो, 5-10 साल दे देते हो प्रोफेशन में, फिर आप पैसे को मल्टीप्लाई करना सीख जाते हो, फिर आप इजीली कर लेते हो। हाँ देखो हर एक बंदे में अपना वो भी होता है, टैलेंट भी होता है कि सीए तो आपको एक बेस दे देगा। अब सारे क्रिकेटर हैं, विराट कोहली कमा रहा होगा 100 करोड़ रुपए साल के, और हो सकता है कोई छोटा मोटा खिलाड़ी होगा, ईशांत शर्मा, वो नहीं कमा रहा होगा। तो ये तो नहीं कंपैरिजन कर सकते ना कि हर क्रिकेटर 100 करोड़ ही कमाएगा। हर बंदा अभिषेक शर्मा तो नहीं बनता जो एक पहली बॉल पे छक्का मार दे। तो कई तो 6 बॉलें खा जाते हैं, ऐसे कट करते संजू सैमसंग। तो मतलब मैं एग्जांपल ये देना चाह रहा हूं कि भाई क्रिकेट में ले लो, चाहे सीए के करियर में ले लो, आपको गरीब भी मिलेंगे, अमीर भी मिलेंगे, आपको जो है ठीक ठाक लाइफस्टाइल वाले भी मिलेंगे, आपको लग्जरी वाले भी मिलेंगे। थोड़ा दिमाग का भी खेल होता है ना। हर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी थोड़ी ना बनता है। तो इसीलिए एक सीए की एवरेज सैलरी की शुरुआत होती है 10-12 लाख रुपए साल से। हर साल 10% 15% बढ़ती है। बढ़ते बढ़ते जो है जब 10 साल की अपना आपको हो जाते हैं सीए को, जैसे मेरे को हो गए हैं 10 साल, तो उस केस में सैलरी आराम से 30-35 लाख के आसपास पहुंच जाती है। फिर उसके बाद जब आपको और एज बढ़ती है और आपके ईयर बढ़ते हैं तो वो 50 लाख 60 लाख इस तरह से पैकेज पहुंच जाता है आपका। तो ये एवरेज बता रहा हूं। कई सीए तो भाई कम एज में 1 करोड़ तक भी पहुंच जाते हैं। थोड़ा सा आपको चालू बनना पड़ता है, थोड़ा स्विचिंग करनी पड़ती है, कहीं हो सकता है फॉरेन में ट्राई करना पड़ता है। अपना एक स्टूडेंट था जो क्या कहते हैं अपना, वो कतर के अंदर जॉब कर रहा है, 80 लाख का पैकेज है उसका। कतर एक कंट्री है, दोहा कतर, वहां जॉब कर रहा है, 80 लाख का पैकेज है। ठीक है। एक मेरा दोस्त है, मेरे साथ ही पढ़ता था, सरदार जी है, हम मजाक उड़ाते थे उसका बहुत, लेकिन अब वो अमेरिका में जॉब कर रहा है, सीए है, डेलोइट में जॉब कर रहा है, अमेरिका में पोस्टेड है, 60-70 लाख पैकेज है उसका भी, 80 लाख के आसपास। मेरा ही स्टूडेंट है, 2020-22 में एक सीए बना था, वो दुबई जॉब कर रहा है। दुबई में भी अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है, टैक्स भी नहीं लगता दुबई के अंदर, टैक्स फ्री कंट्री है। तो जितना पैसा कमाता है सारा का सारा अपना भेज देता होगा घर वालों को
2 लाख रुपए महीना, 3 लाख रुपए महीना, ये लो काचे काटो घर वालों, ठीक है। ऐसी अपना बहुत ढेरों एग्जाम्पल है भाई। हाँ, छोटे एग्जाम्पल भी होंगे, कोई सीए होगा जो अपना अभी भी 5 लाख कमा रहा है, 6 लाख कमा रहा है, 7 लाख कमा रहा है, तो हर तरह का एग्जाम्पल अवेलेबल है हमारे पास। बट द पॉइंट इज, एक एवरेज पैकेज आपका 12 लाख रुपए है, इसमें आपको टॉप लेवल भी मिल जाएगा, 36 लाख वाला, 50 लाख वाला भी मिल जाएगा, और थोड़ा सा कम 7-8 लाख वाला भी मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर और आपने पढ़ा कैसे है उसके ऊपर। आप जो है क्लास में ध्यान नहीं देते तो फिर आप वही 5-6 लाख वाले में रहोगे, क्योंकि ध्यान नहीं दोगे, आपको आता नहीं होगा, इंटरव्यू क्रैक कर नहीं पाओगे, फिर छोटी मोटी नौकरी देखनी पड़ेगी। और यही आपको आता होगा, आप क्लास के टॉपर होगे तो जरूर क्या कहते हैं अपना, आपको सब आता होगा, आप कॉन्फिडेंटली सारी चीजों का जवाब दोगे, पैसा भी अच्छा कमा लेते होगे। तो सीए कोर्स आपको हर तरह की चीजें दिखा सकता है, वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से पढ़ते हो। तो खैर, टैक्स की बात करें तो ये आपका, मैंने आपको बता दिया कि ये आपका सिलेबस है, इतने इतने मार्क्स का आता है। तो कंसेप्चुअल चीजें हैं बेटा, आपको ध्यान से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, तसल्ली से पढ़ना है। मैं भी तसल्ली से ही पढ़ाऊंगा, आप देखोगे कि बिल्कुल आराम से शांति से ही पढ़ाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। अब मैं अगली चीज आपको बताना चाहूंगा, वो है पेपर का पैटर्न। तो आपको पेपर का पैटर्न भी बता देता हूं मैं, कैसे पेपर आता है। तो आइए, आईसीआई की, आईसीआई जानते हो ना बेटा कौन है? आईसीआई, आईसीआई बेटा वही जो है क्या कहते हैं आपको, जो डिग्री प्रोवाइड करता है। आईसीआई उसी चिड़िया का नाम है जो आपको डिग्री प्रोवाइड करती है, वही पेपर बनाती है। तो अपने को उन्हीं के पेपरों का जवाब देना होता है। तो वो बाउंसर फेंक के तो अपने को बाउंसर का छक्का मारना आना चाहिए, यॉर्कर फेंक के तो यॉर्कर भी खेलनी आनी चाहिए, बुमराह भी छक्के पड़वा देता है कई बार। तो खैर, तो अपन आते हैं पेपर की बात करते हैं। तो हमारा जो अभी पेपर आया था उसकी बात कर लेता हूं मैं। तो ये आ गया भाई आपका पेपर इंटर का। इंटर में टैक्स का पेपर देखते हैं अपन। तो ये टैक्स के पेपर की बात करें तो यहां आ जाते हैं टैक्स के पेपर में। डाउनलोड्स में मैंने सेव किया, याद रखना, डाउनलोड्स में सेव किया है मैंने। तो डाउनलोड्स कहां मिलेंगी, ये रही। तो ये आ गया भाई टैक्स का पेपर। तो देखो भाई, पेपर में जैसे आपको पता ही है 2 पार्ट आएंगे। पहला पार्ट तो आपका होगा एमसीक्यूज का। तो पहला पार्ट तो पेपर एमसीक्यूज का होगा। वो आईसीआई आपको तो देता है, बट हमारे को यहां पर रिलीज नहीं करता, वेबसाइट पे नहीं डालता, सिर्फ पार्ट 2 डाल रखा है। पार्ट 1 जो है वो क्या होता है, एमसीक्यूज होते हैं। कितने एमसीक्यू आते हैं? 30। कितने 30 एमसीक्यू नहीं, 30 मार्क्स के आते हैं। एमसीक्यू कितने आते हैं? 30 एमसीक्यू आते हैं। उनमें से कोई तो 2-2 मार्क्स के होते हैं, कई तो उसमें 2-2 मार्क्स के होते हैं बेटा, और कई एमसीक्यू जो है अपना 1 मार्क के भी होते हैं, 1-2 एमसीक्यू 1 मार्क के भी होते हैं। तो मोस्टली आप ये मान के चलो 15-16 एमसीक्यू 17 एमसीक्यू के आसपास आएंगे। और आप देखोगे ना एमसीक्यू जो है वो मिक्स आएंगे। मिक्स आने का मतलब पेपर अलग अलग नहीं आएगा एमसीक्यू का, कि जीएसटी का अलग, इनकम टैक्स का अलग। शुरू के कुछ 15 नंबर के एमसीक्यू तो आएंगे इनकम टैक्स के, बाद के 15 नंबर के आएंगे जीएसटी के। होंगे वो इकट्ठे ही, एक ही पेज पे होंगे। ऐसा नहीं सोचो कि भाई जीएसटी का पेपर अलग आएगा, इनकम टैक्स अलग आएगा, एक ही पेज पे होंगे। तो एक एमसीक्यू पेपर आएगा जो याद रखे 2 बजे मिलता है आपको। कब मिलेगा? 2 बजे। वैसे पेपर आपका शुरू कब होता है? 1:45 पे, 45 मिनट्स पे, ये आपको पता है। शुरू के 15 मिनट में आपको एमसीक्यू नहीं मिलते। शुरू के 15 मिनट में आपको 70 नंबर का पेपर मिलता है। उस 70 नंबर के पेपर को आपको पढ़ना है और आपको एनालाइज करना है कि मैंने कौन सा क्वेश्चन करना है। वो आपको स्ट्रेटजी सब बताऊंगा जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, तब बताऊंगा कि भाई कैसे करना है आपको 70 मिनट के, उसको यूटिलाइज कैसे करना है 3 घंटे को। बट आज की क्लास में वो नहीं बताऊंगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो एमसीक्यू हैं वो इकट्ठे आते हैं आपके, और बाकी जो पेपर आता है आपका 70 नंबर का, जिसमें से 35 नंबर इनकम टैक्स और 35 नंबर जीएसटी। तो भाई देखो, ये पार्ट 2 हो गया, पार्ट 2 हो गया, जिसमें पहला सेक्शन हो गया इनकम टैक्स। ये सेक्शन जो है वो आपका होगा 50 नंबर का। 50 में से करने कितने नंबर होंगे? 35। 50 में से करने कितने हैं? 35। ऐसे जीएसटी भी कितने नंबर का होगा? 50। करने कितने हैं? 35। बट करने कैसे होते हैं? तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आता है 15 मार्क का, कंपलसरी होता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 जो आता है वो कितने नंबर का आता है? क्वेश्चन नंबर, ये लिखवा देता हूं मैं आपको। आप यही अपना जो बुक थी जो हमारी, उसके पहले पेज पे लिखो पेपर पैटर्न। आज आपको बेटा ज्यादा कुछ नहीं कराऊंगा मैं, बेसिक चीजें ही लिखवाऊंगा, ताकि कल से हम उस माइंडसेट से पढ़ सके।
मेरे को एक दिन तो आपके माइंडसेट पे काम करना है, आग लगानी है आपके अंदर की भाई हमारे को कुछ भी करके सीए बनना ही बनना है। आपको यह पता होना चाहिए कि सीए बनेंगे तो भाई एक दिन जिंदगी में ऐसा भी आएगा कि रोल्स रॉयस में बैठे होंगे। 100 करोड़ रुपए जिसके पास होंगे वो रोल्स रॉयस खरीद ही सकता है। 3-4 करोड़ 5-6 करोड़ की आती होगी, चलो रोल्स रॉयस ना सही, डिफेंडर तो खरीद ही सकता है। 1.5-2 करोड़ की आती है, खरीद ही सकता है जो 100 करोड़ का मालिक होगा। तो एक दिन अपना वही सपना है कि हर बंदा लग्जरी जरूर अपना जो है जीवन जिए, एक बहुत अच्छा घर हो, बहुत अच्छी गाड़ी हो, फॉरेन की वैकेशंस हो। वो हर बंदे का जो है क्या कहते हैं, मेरे को चाहिए कि हर बच्चा करे, क्योंकि भाई तुमने अगर मेहनत करी है तो उसका रिवॉर्ड जरूर मिलना चाहिए। और वो तभी मिलेगा भाई जब क्या कहते हैं मेहनत करोगे। तो पहले तो वो सपना देखना है अपने को। अगर वो सपना होगा फिर आपको वो सोने नहीं देगा, फिर वो आपको जो है पढ़ाई करने के लिए बोलेगा कि पढ़ ले बेटा, हमारे को अपनी जिंदगी को अपग्रेड करना है। तो वो सपना आपको देखना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पेपर पैटर्न की, तो उसमें मैं आपको बता रहा था कि इनकम टैक्स की बात करें, इनकम टैक्स का जो पेपर पैटर्न है वो आपको इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा। पहले आपको जो है जीएसटी का पेपर पैटर्न बताऊंगा। आज हम जीएसटी शुरू कर रहे हैं, इनकम टैक्स के बारे में नहीं बताऊंगा आपको। तो जीएसटी का पेपर पैटर्न क्या होता है, जीएसटी के जो क्वेश्चन आना शुरू होते हैं ना बेटा, जीएसटी के जो क्वेश्चन आना शुरू होते हैं वो शुरू होते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 से। शुरू के 4 क्वेश्चन जो है वो इनकम टैक्स के आते हैं। इकट्ठा ही पेपर आएगा, ये ना समझना पेपर अलग अलग आएगा, पेपर इकट्ठा है। बस यहां पर जो है 5वां क्वेश्चन देखो यहां लिखा मिल जाएगा आपको, सेक्शन बी। तो पेपर में पता कैसे चलेगा कि जीएसटी है या इनकम टैक्स, सेक्शन बी जो है वो कौन सा है, जीएसटी। क्वेश्चन नंबर कहां से शुरू होंगे, 5 से। फिक्स है ये पेपर पैटर्न, तो ये ना समझना कि भाई कुछ अलग होगा। तो 5वां क्वेश्चन जो है वो जीएसटी का मिलेगा हमारे को, ये होगा आपका सेक्शन नंबर बी। तो 5वां क्वेश्चन जो है जीएसटी का होगा, इसके 2 पार्ट होंगे, ए और बी। और 5वां क्वेश्चन बेटा कंपलसरी होता है। इसका ए पार्ट होगा वो 10 मार्क्स का होगा, और जो इस क्वेश्चन का बी पार्ट होगा वो 5 मार्क्स का होगा। दोनों ही प्रैक्टिकल आते हैं बेटा, ये दोनों ही प्रैक्टिकल आते हैं, दोनों ही प्रैक्टिकल आते हैं। 10 मार्क्स 5 मार्क्स, टोटल 15 मार्क्स हो गए। और ये दोनों क्वेश्चन क्या रहते हैं बेटा, कंपलसरी, करने ही करने पड़ते हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं आती है। जो चॉइस आती है वो नेक्स्ट क्वेश्चन से आती है, क्वेश्चन नंबर 6। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। देखो यहां क्वेश्चन नंबर 5 है, पहला 10 मार्क का हो गया, प्रैक्टिकल है सारा का सारा। बी, इसका बी पार्ट हो गया, ये रहा बेटा बी पार्ट, ये रहा 5 मार्क्स का। तो ये भी प्रैक्टिकल है, आप देखोगे सब नंबर लिखे हुए हैं, प्रैक्टिकल है। इसके बाद 6th क्वेश्चन आ गया, ए 5 मार्क का है, बी जो है क्या कहते हैं इसका पार्ट वो भी 5 मार्क का है, ये भी प्रैक्टिकल आया हुआ है, प्रैक्टिकल आया हुआ है ये भी। तो ये ऐसा नहीं है कि 6th क्वेश्चन कंपलसरी प्रैक्टिकल है, थ्योरी भी आ सकता है, बट इस बार के एग्जाम में प्रैक्टिकल आया है। तो ये प्रैक्टिकल भी आ सकता है, थ्योरी भी आ सकता है। चांस ज्यादा प्रैक्टिकल के हैं वैसे, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो प्रैक्टिकल ही आते हैं। तो ये 5-5 मार्क के होते हैं बेटा, ये कंपलसरी नहीं होता करना, क्योंकि अभी आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 7 का भी सेम होगा, ए और बी। क्वेश्चन 7 का भी सेम होगा बेटा, ए और बी। ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, 5 मार्क्स, ये भी प्रैक्टिकल आया इस बार तो, और ये 5 मार्क थ्योरी। तो एक पार्ट प्रैक्टिकल है इसका, एक पार्ट थ्योरी है। 2 पार्ट आए हैं 7 के, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, और 5-5 नंबर के। इसके बाद तो हम आते हैं अब, ये लो 7, इसका एक पार्ट आया प्रैक्टिकल, आने को वो थ्योरी भी आ सकता है बेटा। एक पार्ट थ्योरी आया है, 5 मार्क्स 5 मार्क्स। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, इसके भी 2 पार्ट होते हैं, ए और बी। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, ए और बी। 8 ये सारा थ्योरी है, 8 का ए भी 5 मार्क का है थ्योरी, 8 का बी भी 5 मार्क का है थ्योरी, और बी में ऑप्शन भी है एक, बी में ऑल्टरनेटिव भी है। बी के 2 पार्ट थे, तो ए जो है क्या कहते हैं वो भी थ्योरी आया 5 मार्क्स, बी जो है वो भी थ्योरी आया, और इसमें एक ऑप्शन भी आया, बी के 2 पार्ट आए 5 मार्क्स के, उसमें से एक करना है 5 मार्क्स। अब आप देखोगे सर ये पेपर तो देखो आप 15 नंबर ऊपर, 10 और 10 30 नंबर हो गए, बट आपको इस 30 में से क्या करना है, इन 3 क्वेश्चन में से आपको क्या करने हैं, एनी 2।
यानी कि 6, 7 और 8 इन तीनों में से कितने करने होते हैं आपने को? कोई भी 2। अगर आपका प्रैक्टिकल स्ट्रोंग है, आपको आता है, तो आप प्रैक्टिकल करो, और अगर आपका थ्योरी रटने वाला पार्ट स्ट्रोंग है तो आप क्या कर लो? थ्योरी कर लो। तो हर तरह का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो कोई भी 2 करने हैं, और कोई भी 2 करेंगे तो कितने नंबर का बन जाएगा? ये 20 मार्क्स हो जाएंगे ना, क्योंकि 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, 10 वो 20 नंबर हो जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कर सकते, कई बच्चे सोच रहे हो सर 6 का तो ए कर लेते हैं, 7 का बी कर लेते हैं। ऐसे नहीं, 6 का ए बी ये करने पड़ेंगे, या तो हाँ 6 का ए बी, 7 का ए बी, 8 का ए बी। तो मतलब अगर 6 क्वेश्चन करना है, दोनों पार्ट करने पड़ेंगे। 6, 7, 8 इन तीनों में से 2 क्वेश्चन करने हैं आपको। तो 20 नंबर ये हो गए, और 15 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन था। टोटल नंबर कितने हो गए बेटा आपके? 35 मार्क्स। यही जीएसटी जो है क्या कहते हैं आपका सब्जेक्टिव करना है। आएगा पेपर 50 के आसपास का, बट करना आपको 35 का है, क्योंकि बीच में ऑप्शन है। तो 35 नंबर का आपको पेपर ये करना है, और 15 नंबर के एमसीक्यू जो ऊपर आते हैं वो मैंने आपको बता ही दिए थे। तो इसी तरह से ये आपका बन गया टोटल आपका 50 नंबर का जीएसटी बन गया। बताइए बेटा, आपको पेपर का पैटर्न समझ आ गया? अब बच्चे ना जो घबराते हैं वो ये है, अच्छा पहले मैं ये बता दूं जीएसटी और इनकम टैक्स में से आसान कौन सा है? तो ज्यादा आसान जो है क्या कहते हैं आपको लगेगा जीएसटी, दोनों के कंपैरिजन में, क्योंकि जीएसटी में रटने वाली बातें कम है, इनकम टैक्स में रटने वाली बातें ज्यादा है। तो आसान ज्यादा क्या लगेगा आपको? जीएसटी। पहले मैं जीएसटी करा रहा हूं तो मैं आपको बता देता हूं कि इसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि यही आसान है, यही आपके मार्क्स बनाएगा। जिन बच्चों के पेपर में पास होने में दिक्कत आने वाली है, 40 नंबर लेने में दिक्कत आने वाली है, जीएसटी अच्छे से कर लेना। क्योंकि अगर एक बार जीएसटी खत्म हो गया, फिर आप सोचो अब पढ़ना शुरू कर देता हूं, तो भाई इनकम टैक्स में ज्यादा मार्क्स नहीं बनेंगे। जीएसटी को अच्छे से कर लेना, यही आपको पास करवाएगा। तो जीएसटी जो है 50 नंबर का आता है, इसमें से 47, 48 नंबर भी आप ले सकते हो, हमारे बच्चों के आए भी है। पेपर में मार्क्स वैसे अलग अलग शो नहीं होते, इकट्ठे ही आते हैं, बट स्टिल जब हमने शीट मंगवाई तो 1-2 बच्चे थे जिनके जीएसटी में 48 नंबर भी आए हुए हैं। हाँ, और थ्योरी इसमें आती है, तो जो बच्चा थ्योरी रटेगा नहीं उसके नंबर कम भी आते हैं फिर जीएसटी में। ये ना समझना कि भाई जीएसटी बहुत आसान है तो हलवा नंबर आएंगे। आप लो का आपने देखा ही है, आपका पेपर लो का हुआ फाउंडेशन में, लो में नंबर कम क्यों आते हैं? क्योंकि वो क्या चीज है? थ्योरी है। ऐसे ही जीएसटी में भी जो है अपना आप देखोगे तो ये 15 नंबर की क्या आ रही है? इसमें थ्योरी आ रही है। तो अगर आप थ्योरी करोगे 15 मार्क्स की, तो उस 15 में से आपको हो सकता है 2 नंबर आए, 4 नंबर आए, अगर आपने थ्योरी रट नहीं रखी। क्योंकि जैसे लो में कीवर्ड्स रटना जरूरी है, ऐसे ही इधर भी कीवर्ड रटना आपको जरूरी है। तो इसलिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगा, आपसे यही बोलूंगा कि कृपा करके जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उनको समझना तो है ही, याद भी करना है। आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। याद नहीं करोगे तो बेटा पेपर के अंदर जो है वो थ्योरी लिख नहीं पाओगे। अपनी लैंग्वेज में लिखोगे बना बना के, उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे। कीवर्ड्स लिखने जरूरी है। हाँ, लैंग्वेज चाहे खुद की हो, बट कीवर्ड्स जो चीजें हैं वो जरूरी हैं, पॉइंट्स वही होने चाहिए। एग्जांपल देता हूं, जीएसटी के फायदे बताऊंगा मैं आपको 1-2 दिन जब पढ़ाऊंगा, 1-2 दिन के बाद जीएसटी के क्या क्या फायदे हैं। बुक में कुछ फायदे लिख रखे हैं। आप कल को बोलो फायदा तो सर ये भी है जीएसटी लगने के बाद प्रोडक्ट सस्ते हो गए। अब ये फायदा बुक में तो लिख ही नहीं रखा, आप लिख करा दोगे पेपर के अंदर तो मार्क्स थोड़ी ना मिलेंगे। मतलब मेरा कहने का ये है, चाहे आप 10 पॉइंट लिखाओ जीएसटी के फायदे, बट अगर वो पॉइंट बुक में नहीं है तो आपको फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे पेपर के अंदर। तो जो चेकर होता है वो ये चाहता है कि भाई जो चेकर को सस्टेड आंसर दिया जाता है, आईसीआई की तरह जो आंसर दिया जाता है, बच्चा वही लिखे। अगर बच्चा वो नहीं लिखेगा तो फिर मार्क्स नहीं मिलते हैं थ्योरी में। तो इसीलिए आपको जो है वो बुक में जो टॉपिक्स हैं उनको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। तभी मैंने आपको पहले ही बोला था, समझने के साथ साथ रटना भी पड़ेगा। बट सिर्फ रट के पास नहीं हो सकते, सिर्फ समझ के भी पास नहीं हो सकते। आपको दोनों काम करने पड़ेंगे। कुछ जगह रटना काम आएगा और कुछ जगह समझना काम आएगा। तो खैर पेपर पैटर्न भी मैंने आपको बता दिया है। अब आपका सिलेबस बता दूं मैं जीएसटी का, कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर। क्योंकि अक्सर बच्चे मेरे से ये पूछते हैं, सर 15 चैप्टर हैं, ठीक ठीक लगा लो ना, 8-10 बता दो, वही कर लेते हैं जो पेपर में आने हैं, क्यों सारे करवा रहे हो। तो बेटा मैं आपको ये बता दूं,
चैप्टर नंबर 1 जो मैं कराऊंगा बस वही है जो शायद पेपर में ना आए। बाकी 14 के 14 चैप्टर जो हैं उसमें से कुछ ना कुछ तो पेपर में जरूर ही आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा जो आप सोचो कि मैं पेपर में छोड़ के चला जाऊं चैप्टर और वो ना आए। इसका सबूत मैं साथ लाया हूं, मैं बिना सबूतों के बात ही नहीं करता। तो मैं इसका सबूत लाया हूं आप लोगों के लिए। ये मेरे पास ना एक शीट है बेटा जिसमें मैंने 3 पेपरों का एनालिसिस किया हुआ है। इसके बाद मैं चौथे पेपर का एनालिसिस भी बताऊंगा जो जनवरी 26 का पेपर था। ये पहले जनवरी 25, सितंबर 24 और मई 24 इन पेपरों का एनालिसिस है। और अगर आप यहां देखोगे तो आपको पता लगेगा, ये जीएसटी का है बेटा। आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जीएसटी के अंदर यहां पर कौन से चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स का आया हुआ है। आप देखो बेटा, सबसे पहले देखो लिख रखा है मई 24 में पेपर में बेसिक कॉन्सेप्ट। यहां मैंने लिख रखी है आईसीआई की वेटेज। आईसीआई क्या कहता है? आईसीआई कहता है कि मैं ना पहला चैप्टर 0 से लेकर 3 नंबर का दूंगा, और फिर आईसीआई कहता है कि ये सारे चैप्टर मिलाकर मैं 32 से लेकर 50 नंबर का दूंगा, और फिर आईसीआई कहता है कि ये नीचे वाले चैप्टर जो है मिलाकर वो मैं अपना 13 से लेकर 29 नंबर तक दूंगा। ये आईसीआई की वेटेज है। बट मैं आपको बता दूं कि आईसीआई की वेटेज तो एक अलग अलग चैप्टर दे नहीं रखे। आईसीआई की वेटेज में अलग अलग चैप्टर नहीं लिख रखे, उन्होंने इकट्ठे दे दिए कि सारे चैप्टर को मिलाकर मैं 32 नंबर का पूछूंगा। भाई अलग अलग बता देना, बट मैंने आप लोगों के लिए अलग अलग कर दिया। हर पेपर के अंदर मैंने बताया कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आया हुआ है। पहले चैप्टर में देखोगे 3 नंबर, 3 नंबर और 0 नंबर। दूसरे चैप्टर देखोगे तो हर अटेम्प्ट में आया है बेटा, इसका मतलब दूसरा चैप्टर छोड़ने लायक नहीं है। तीसरे चैप्टर में देखोगे तो 5 और 7 और फिर एक अटेम्प्ट में 0। तो भाई आने को तो 5-7 नंबर का आ सकता है, तो इसीलिए कृपा करके वो भी चैप्टर करेंगे। थर्ड चैप्टर में से एग्जामिनेशन में से यहां पर भी 7, 6 और 5 ये भी आया हुआ है। प्लेस ऑफ सप्लाई ये भी हमेशा आया हुआ है। टाइम ऑफ सप्लाई, हाँ ये चैप्टर है जो इस अटेम्प्ट में तो आया है, बाकी इन दोनों अटेम्प्ट्स में नहीं आया। वैल्यू ऑफ सप्लाई देखोगे तो आप हर अटेम्प्ट में आया हुआ है। आईटीसी तो भाई बहुत ज्यादा नंबरों को आता है, 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर। तो आईटीसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टीडीएस हर अटेम्प्ट में आया हुआ है। रजिस्ट्रेशन चैप्टर हर अटेम्प्ट में आया हुआ है, इसमें नहीं आया बेटा। इनवॉइस 1 नंबर का आया तो है, इनवॉइस 1, 2 और 5 नंबर। ईवे बिल 2, 0, 0। एक ये चैप्टर भी आप कह सकते हो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपरों में कम आया है। इसके अलावा एक आप कह सकते हो कि टाइम ऑफ सप्लाई भी देखो 1 अटेम्प्ट में आया है। तो बाकी आप देखोगे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड भी आया है। पेमेंट वाला चैप्टर 1 अटेम्प्ट में नहीं आया, रिटर्न वाला भी आया है। तो इस तरीके से मैंने यहां पर सारा डिवीजन बता दिया कि कौन सा चैप्टर कितने कितने मार्क्स का आया हुआ है। अब बेटा इसको देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि हम कोई चैप्टर छोड़ सकते हैं? मेरे को तो नहीं लगता। बताओ क्यों नहीं लगता? क्योंकि भाई कोई प्रेडिक्टेबिलिटी थोड़ी ना है, कभी कौन सा चैप्टर आ जाता है, कभी कौन सा चैप्टर आ जाता है। आप देखोगे तो आईसीआई ने 15 में से इस अटेम्प्ट के ये जो पेपर बनाया था ना जनवरी का 25 का, ये इतना शानदार पेपर था, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा, हर चैप्टर में से पूछा। देखोगे सारे चैप्टरों में से पूछा हुआ, एक चैप्टर नहीं छोड़ा। बट आप देखोगे ना ये सितंबर वाला पेपर, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ थी। इसमें क्या हुआ, एक तो ये चैप्टर छोड़ दिया टाइम ऑफ सप्लाई, एक ये छोड़ दिया ईवे बिल, एक ये छोड़ दिया। 3 चैप्टर छोड़ दिए उसने, नहीं पूछा। बट क्या अनुमान लगा सकते थे कि ये 3 छोड़ेगा? नहीं भाई, कोई अनुमान नहीं लगा सकते थे। इसीलिए मेरी तो ये हाथ जोड़ के यही विनती रहेगी कि भाई आपको सारे चैप्टर करने हैं, क्योंकि हम ऐसा कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि भाई कौन सा चैप्टर जो है वो आएगा, कौन सा नहीं आएगा। हाँ ये जरूर बता सकता हूं मैं कि आईटीसी हमेशा आएगा, हर बार 10-12 नंबर का जो है वो आया हुआ है, ठीक है। सप्लाई हमेशा आएगा, हर बार 5-5 नंबर का आया हुआ है। तो जो चैप्टर कंपलसरी आते हैं वो तो देखो मैंने लिख रखे हैं, बट ये नहीं कह सकता कौन सा नहीं आएगा। कहीं आप बच्चे सोचो कि भाई सर बता देंगे 3 चैप्टर छोड़ के चले जाओ, नहीं आते, कोई भी आ सकता है बेटा। मैं तो यही बोलूंगा 100% सिलेबस करके जाना है। जो बच्चा 100% सिलेबस नहीं करता वो अपनी किस्मत के साथ खेलता है, फिर वो भगवान को याद करा करे कि पेपर उसका जो है वो वाला दे जो चैप्टर उसने कर रखे हैं। फिर तो भगवान को मनाओ, रोज शाम को श्री कृष्ण जी के पास जाकर प्रसाद चढ़ाओ। श्री कृष्ण को मानते हो उसको, बजरंगबली को मानते हो उसको, जिसको मानते हो उसको प्रसाद चढ़ाओ कि भाई जी, भगवान जी पेपर में वो चैप्टर देना जो चैप्टर हमने कर रखे हैं।
लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई हमारा कंट्रोल रहे पेपर के ऊपर, तो 100% सिलेबस करके जाओ, फिर कोई फेल नहीं कर सकता आपको। अगर आप चाहते हो कि भगवान के हाथ में हो कि फेल होना या पास होना, तो फिर आप 10 चैप्टर कर लो, 5 छोड़ दो। भगवान खुश होंगे तो उन 10 चैप्टरों से पूछेंगे, भगवान नाराज होंगे तो उन 5 से पूछेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि हमेशा पास होना, तो 100% सिलेबस करके जाओ। अब सिलेबस ही बता दिया मैंने, मार्क्स वगैरह बता दिए। वापस आते हैं बुक की तरफ, और बुक पे आते हैं। तो बुक की अगर मैं बात करूं बेटा, तो चैप्टर नंबर 1 जो कि आपने देखा कि ज्यादा पेपरों में नहीं आता है। अच्छा हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था इसकी तरफ बुक, पहले इसमें बताने से पहले, बुक से बताने से पहले एक चीज मैं आपको बता रहा था। आप बोलोगे सर आपने 100 करोड़ रुपए का वादा किया था, उसके बारे में थोड़ा बताओ। तो बेटा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, 1 मिनट लगाऊंगा बस, कि कहीं मैं ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा। आप यहां सर्च कीजिए SIP कैलकुलेटर। SIP क्या रहता है बेटा? म्यूचुअल फंड्स। कि बेटा मैं ये चाहता हूं कि बच्चा जो है वो क्या करे, वो म्यूचुअल फंड्स में जरूर पैसा लगाए, जब बच्चा जो है अपना कमाने लग जाए तो म्यूचुअल फंड में जरूर पैसा जो है वो लगाए। ठीक है, अब इसमें अगर मैं बात करूं, तो ये वाला सही नहीं दे रखा इन्होंने, ये वाला मैं नहीं बताऊंगा, कोई और वेबसाइट पे चलते हैं। तो इस वाली वेबसाइट पे चलता हूं मैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं भाई मंथली इन्वेस्ट करना, ये वाली वेबसाइट पे भी नहीं बता रखा। जब बोल रहा हूं मेरे को स्टेप अप वाला कैलकुलेटर बताओ। हाँ जी, आदित्य बिरला पे चल के देखें। ठीक है, SIP अमाउंट मंथली और स्टेप अप देखते हैं, देखो क्या है। मेरा मानना है कि हर बच्चा जो है वो 1 लाख रुपए कमाएगा जैसे ही नौकरी लगेगा, जब आपकी एज 23 साल होगी। ठीक है, क्योंकि आप CA अगर अटेम्प्ट नहीं लगाओगे 23 साल में बन जाओगे, और अगर अटेम्प्ट लगाओगे तो मैक्सिमम 25 में बन जाओगे। मैं 23 में बन गया था। तो जब आप 23 साल के होगे, आप कमाते होगे, मैं आपको शुरू के 2 साल की कमाई आपको देता हूं कि 24 लाख रुपए आपने जो इच्छाएं पूरी करनी है कर लो, शादी के लिए पैसा जोड़ना है जो करना है कर लो। बट 25 साल की उम्र से आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। और 25 साल की उम्र से 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, तो मैं चाहता हूं कि कम से कम उसमें से आप 25,000 रुपए जरूर इन्वेस्ट करें। वैसे तो 30 करें तो फायदेमंद है, बट 25 तो आप जरूर इन्वेस्ट करें। तो 30 अगर करें तो एक बार 30 देखते हैं। आप 25 साल की उम्र से लेकर कमाना शुरू करोगे, और वैसे तो आप जो है क्या कहते हैं कमाने वाले हो अपना क्या कहते हैं 60 साल की उम्र तक। CA तो वैसे 60 से ज्यादा भी कमाते हैं। हमारे जो हिसार के CA हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं 65-70 साल में भी अपना ऑफिस है, कमा रहे हैं। तो कमाई तो आपकी वहां तक चलनी है। बट फिर भी अगर कोई बंदा रिटायर होता है, जॉब में लगता है, तो जॉब में 60 साल बाद रिटायरमेंट कर देते हैं। तो अगर आप 30 साल तो वैसे आपको 55 साल में ही खत्म हो जाएंगे, जब आप अपना 25 साल से लेकर 55 ये अपना साल हो जाएंगे, तो आप 30 साल खत्म हो जाएंगे। और हर साल आपकी इनकम 10% बढ़ेगी। तो मैं चाहता हूं आप अपना SIP भी बढ़ाओ 10%। और रिटर्न जो है यहां पर यार 12% रिटर्न थोड़ी ना होती है। ऐसे म्यूचुअल फंड मैं जानता हूं जो 19% रिटर्न देते हैं, क्या 12% लिख रहा है? 19 तो अभी ऑप्शन ही नहीं है, दूसरी कोई वेबसाइट पे जाना पड़ेगा बेटा। तो भाई अगर मैं देखूं इस वेबसाइट पे वो बता रखा हो, तो यहां चल पड़ते हैं। तो SIP जो है यहां पर बोला है इसने कि भाई इसने भी वो वाली बात नहीं बताई कि 10% बढ़ाने वाले की, हर साल मेरे को 10% बढ़ाना है, क्यों नहीं बता पा रहे? तो मैं ऐसा लिखता हूं स्टेप अप SIP कैलकुलेटर। अब सर्च करता हूं, ये लो जी, ग्रो के ऊपर आ गया। ग्रो शायद करे, ठीक है, ग्रो बढ़िया है। तो मंथली SIP मैंने कहा भाई साहब 30,000 रुपए कर दो हमारे महीने की, 30,000 रुपए हम इन्वेस्ट करेंगे, बाकी 70,000 रुपए पैसा खर्च कर देंगे, 30 इन्वेस्ट करेंगे। ज्यादा नहीं बोला मैंने, बहुत 30 तो बहुत कम अमाउंट है। 50,000 रुपए भी कर सकते हो आप इन्वेस्ट, तो और भी गजब हो जाएगा। तो एक बार के लिए मैंने 30,000 ले लिया, 10% हर साल बढ़ाएंगे। रिटर्न जो है मैं आपको बता रहा हूं 18% का म्यूचुअल फंड तो मेरे पास है पड़ा, 19% का भी है। तो 19% वाला म्यूचुअल फंड में अपन लगाएंगे, और हम इन्वेस्ट करने वाले हैं 35 साल।
35 साल क्यों, 60 साल में आप रिटायर होगे, 25 साल में आप शुरू करोगे। आप देख लो भाई कितने पैसे बन चुके हैं। ये गिनती आ रही है आपको, कितना है ये? 181 करोड़ है क्या? हाँ जी, 181 करोड़ है। तो भाई ये बन गया 181 करोड़ रुपया। 181 करोड़ ज्यादा लग रहा है? कम कर लो, 25,000 कर लो शुरू में। आप सोचो कि आप कहोगे नहीं सर हम इतने ज्यादा नहीं कमा सकते, संभाल नहीं पाएंगे, थोड़े कम कर लो। रिटर्न भी कम कर देता हूं, बस 18% कर देता हूं कि चलो भाई मार्केट गिर गई, 100 हो गया, 18% कर दिया। ये लो 123 करोड़ फिर भी बन रहे हैं, डिफेंडर फिर भी आ जाएगी आपकी। तो भाई साहब बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। मैंने तो कर रखी है शुरू। सर आपके कितने बन गए? अभी ज्यादा नहीं बने, अभी तो 40-50 लाख बने हैं। बट ये सारी गेम अपना शुरू होती है लास्ट में जाके। कंपाउंडिंग का फायदा तब होता है। अभी मैं बात करूं, मेरे को तो कितने साल हुए, मान लो 2-4 साल हुए। देखो 2-4 साल में तो इतना ही बनता है। देखो मान लो 5 साल हुए हैं, 27 लाख ही बनता है 5 साल को। तो मान लो 6 साल हो गए मेरे को, 38 लाख ही बनता है। ये तो असली गेम शुरू होती है बाद में। 8 साल में 66 लाख ही बन रहा है। 12 साल में देखो 1 करोड़ ही बना, ज्यादा नहीं बना। असली गेम है जितना ज्यादा आप लंबा टिकोगे उतना जो है क्या कहते हैं ये बढ़ता जाएगा। 30 साल टिकोगे तो ज्यादा नहीं, 51 करोड़ बढ़ रहा है। और वही 35 साल टिक जाओगे तो भाई 123 करोड़ बन गया। 40 साल टिक जाओगे तो भाई साहब 290 करोड़ बन जाएगा। तो मतलब ये असली गेम शुरू होती है बाद में। पता है क्यों? क्योंकि वहां तक पहुंचते पहुंचते ना इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत बढ़ चुकी होती है। तो वहां तक पहुंचते पहुंचते ऑलरेडी 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो चुकी होती है, तो कंपाउंडिंग उसके ऊपर लगती है। तो ये कंपाउंडिंग जो होता है, ये वॉरेन बफे मानते हैं। वॉरेन बफे जो दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर हैं, वो मानते हैं कि भाई 8वां अजूबा दुनिया में वो क्या है? वो है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का असली बेनिफिट आपको मिलता है लास्ट में। तो इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं बेटा कि अगर आप सीए कर लोगे तो 100 करोड़ रुपए तो मेरे से लिख कर ले लो, अपनी तनख्वाह मेरे पास जमा कराते रहना, मैं दे दूंगा आपको लास्ट में। ठीक है, मैं खा जाऊंगा वो अलग बात है, मेरे को मत देना, म्यूचुअल फंड को देना। ठीक है, तो खैर अब आते हैं, ये वाली बात भी हो गई है। अब ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा था बेटा, ताकि आपके मन में वो जो है अपना आस जगे, वो आपके मन में ये हो कि हाँ हमें करना है। और म्यूचुअल फंड पूछने हैं तो मैं आप घर जाके चेक भी कर लेना चाहे, मैं आपको म्यूचुअल फंड बता भी देता हूं जिसमें मैं खुद इन्वेस्ट करता हूं। तो एक तो है भाई मेरे पास जो पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है। फ्लेक्सी कैप, बच्चे कहते हैं सर ये बकवास करते होंगे। सर मैं बकवास नहीं करता, घर जाके चेक कर लेना। इन्होंने पिछले 10 सालों में 19% रिटर्न दी है, मैं तो वही बता रहा हूं। इसके अलावा मेरे पास है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 3 फंड में करता हूं मैं। तीसरा फंड है बेटा निपोन का स्मॉल कैप। ये तीनों ही फंड अपने अपने सेगमेंट में बेस्ट हैं। फ्लेक्सी कैप में ये बेस्ट है, मिड कैप में ये बेस्ट है, स्मॉल कैप में ये बेस्ट है। और तीनों की रिटर्न जो है वो 18% से ऊपर है, 19% के आसपास है पिछले 10 सालों की। तो इसीलिए डेफिनेटली जो है आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके पास आज भी पॉकेट मनी आती है तो आज से ही कर दो, चाहे 1000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, आज से ही कर दो, कुछ तो शुरू होगा बेटा आपका। ठीक है, तो ये वाली बात है। और ये मैं आपको बता दूं कि तीनों जो है अपना फंड है, सेफ फंड है, ऐसा कुछ भी नहीं है पिछले, क्योंकि ये 15-15 साल से चल रहे हैं, ये आज नहीं बने। मैं कभी भी ऐसे फंड में नहीं लगाता जो आज बनाओ कल बनाओ, 15-15 साल से चल रहे हैं, 2008 से 7 से चल रहे हैं ये फंड। तो आप समझ सकते हो कि जब 15-20 साल तक टिके हुए हैं तो आगे भी आने वाले 15-20 साल टिक जाएंगे। तो इसलिए रिलायबल है। और म्यूचुअल फंड्स को सेबी गवर्न करती है, तो सेबी हमेशा देखती रहती है फ्रॉड नहीं होना चाहिए, इसीलिए फ्रॉड भी कोई नहीं होगा, आप उसकी कोई भी टेंशन ना लो। तो ये जो है क्या कहते हैं अपना स्कीम्स हैं। आप इसकी रिटर्न देखना चाहते हो तो आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाकर देख भी सकते हो, ऐसी कोई भी खास बात नहीं है। आप सीधा भी सर्च करो, क्या पता इसकी रिटर्न आ जाए। क्या नाम बताया था मैंने, जैसे पराग पारिक, ठीक है, फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी, अच्छा इसका फर्क क्या होता है फ्लेक्सी कैप मिड कैप? मिड कैप का मतलब होता है जो छोटी कंपनियों में पैसा लगाते हैं, जैसे कि जिनकी वैल्यू 20,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ तक हो, उसको मिड कैप बोलते हैं। लार्ज कैप फंड होता है जो 1 लाख करोड़ से बड़ी कंपनियों में पैसा लगाते हैं। और जो अपना फ्लेक्सी कैप होता है, फ्लेक्सी कैप का मतलब होता है जो फ्लेक्सिबल है, कभी लार्ज में कभी मिड में, जैसे उनको ठीक लगे वैसा पैसा लगाते हैं। तो इस तरह से जो है क्या कहते हैं अपना ये फंड्स रहते हैं। ग्रो की वेबसाइट पे चले
तो मैं 3 साल की रिटर्न 21% बता रहा है, बट मैं देखना चाहता हूं ओल मतलब ये देखो, ये शुरुआत हुई थी इसकी, ये नहीं बता रहा है 3 साल की, बता ये देखो, ये 2013 में शुरुआत हुई थी, आज जो है क्या कहते हैं आ चुका है 13 साल का हो चुका है ये फंड, 19% की एनुअल रिटर्न है। मैंने भी तो 19% ही बताया था। ऐसे ही आप दूसरे फंड भी सर्च करोगे ना यहां पर जाकर, तो सारों की रिटर्न 19-20 के आसपास मिलेगी आपको। तो इसीलिए जो मैंने सपना आपको दिखाया है वो मुमकिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं सब बकवास बात कर रहा हूं। ऐसा कौन सा सीए है जो बता दो जो रिटायर हुआ हो 60 साल में और गरीब हो? एक सीए बता दो मेरे को, एक सीए बता दो जो हिसार में हो चाहे कहीं हो, जो सीए रिटायर हुआ हो और वो गरीब हो। मेरे जो दोस्त हैं उनके पास भी हिसार में इतने सारे प्लॉट पड़े हैं, आप गिन नहीं सकते। तो जिनसे मैंने आर्टिकलशिप करी है वो 60-70 साल के हो चुके हैं, तो वो भी गरीब नहीं है। कोई भी बंदा, कोई सीए दिखा दो मेरे को जो 60 साल का और गरीब हो, चाहे इंडिया में हो चाहे कहीं हो, क्योंकि भाई साहब हो ही नहीं सकता। आप सीए हो तो आप कमाओगे, और आप कमाओगे अच्छे से इन्वेस्ट करोगे तो आप जो है क्या कहते हैं, पैदा कैसे मर्जी बैकग्राउंड में हो, बट जब आप 60 साल के रिटायर होगे तो आप एक रिच कैटेगरी में ही आओगे। ठीक है बेटा, डिफेंडर अगर उस टाइम तक चलती हुई तो आप ले सकते हो। चलो जी, अब आते हैं भाई अगली बात पे। तो मैंने आपको ये सारी बातें बता दी हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि भाई जो, हाँ मैं कौन हूं, मैं अपना नाम तो बता दूं, मैं नाम ही नहीं बताया। तो मेरा नाम जो है वो है निखिल मुंजाल और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। 2015 में मैं सीए बना था और आज 2026 है तो मेरे को 11 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। जैसे ही मैं सीए बना था मैंने सीए बनते ही पढ़ाना शुरू कर दिया था। पहले जो है मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाया है, मैंने अकाउंट्स भी पढ़ाया है। इसके अलावा 2020 जब से कोविड आया था तो उसके बाद से मैंने टैक्स पढ़ाना शुरू किया और अब 6 साल हो गए हैं मेरे को इनकम टैक्स और जीएसटी को पढ़ाते हुए। टोटल टीचिंग के एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो 11 साल है। इसके अलावा मैं और क्या करता हूं, इसके अलावा मैं पढ़ाने के अलावा और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता हूं। जैसे आपको मैंने बताया कि भाई अपना एसआईपी तो करता ही हूं, वो तो अलग है, खुद से भी जो है अपना इन्वेस्ट करता हूं। जो पैसा कमाता हूं वो खुद से भी इन्वेस्ट करता हूं। और क्या करता हूं मैं, और भाई अपना ऑफिस है तो थोड़ा बहुत पैसा ऑफिस से भी कमा लेते हैं, क्योंकि जो भी अपन पढ़ाते हैं वो इनकम टैक्स और जीएसटी पढ़ाते हैं और एक सीए की जर्नी में यही सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं कैसे बता रहा हूं आपको, जैसे मैंने आपको बताया प्रैक्टिस करने वाला सीए, आपको मैंने बताया कि अपना आधी अर्निंग तो इनकम टैक्स और जीएसटी से ही कमाता है, आधे से ज्यादा अर्निंग। आप हिसार में जितने सीएस को जानते हो किससे पूछ लेना, वो यही बोलेगा कि इनकम टैक्स और जीएसटी ही हमारी रोजी रोटी है। हिसार की बात नहीं कर रहा मैं, आप जो है दिल्ली, आप जो है पानीपत, सोनीपत, सिरसा, रेवाड़ी, भिवानी, पंजाब, भटिंडा, चंडीगढ़, किसी से भी पूछ लेना, हर जगह के सीए मेरे को जानते हैं। I mean, मैं भी, जो मेरे दोस्त हैं, तो उसका मतलब वो जितने भी लोग हैं उन सबसे मैं बातचीत करता हूं, पूछता हूं, तो सबकी मेन कमाई कहां से आती है, इनकम टैक्स और जीएसटी से ही आती है। और ये सब्जेक्ट अगर आप छोड़ना चाहते हो तो फिर आपको सीए ही छोड़ देनी चाहिए। तो अगर आप अच्छे सीए बनना चाहते हो तो आपको ये सब्जेक्ट्स तो करने ही पड़ेंगे और कोई तरीका नहीं है आपके पास। इसके अलावा इतना ही नहीं, सीए इंटर में तो 100 नंबर का है ही, ये सीए फाइनल में 200 नंबर का है। इनकम टैक्स अलग हो जाता है, जीएसटी अलग हो जाता है, 100 नंबर का एक्सपेक्ट बनता है। तो सीए फाइनल का जो ग्रुप 2 है वो सारा का सारा इसी 2 सब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि तीसरा सब्जेक्ट तो सीए फाइनल में वो आता है मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी, मतलब केस स्टडी का पेपर आता है जिसके अंदर हर सब्जेक्ट में से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आता है। उसको तो कोई पढ़ता ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने 5 सब्जेक्ट पढ़ लिए तो फिर वो छठा पेपर तो अपने आप हो जाता है। तो मेनली जो है वो अगर बात करें ग्रुप 1 के अंदर सीए फाइनल में अकाउंट्स वगैरह आता है, ग्रुप 2 के अंदर तो सारा टैक्स ही है, इनकम टैक्स भी और जीएसटी भी। तो इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा बेटा, कृपा करके इनकम टैक्स और जीएसटी को छोड़ने के बारे में सोचना भी मत कि इसमें तो अपन पासिंग मार्क्स ले लेंगे। एग्रेसिव खेलना है बेटा। कोई भी बॉलर ज्यादा हैवी हो जाता है अगर उसको आप डिफेंसिव खेलते हो, आते ही सीधा अभिषेक शर्मा के तरह मारो छक्के 2-4, अपने आप सीधा हो जाएगा। तो इनकम टैक्स और जीएसटी को भी ऐसे ही करना है, एग्रेसिव खेलना है, पढ़ना है, पूछना है, सवाल पूछने हैं मेरे से, एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है, सोना नहीं है क्लास के अंदर। तो इसीलिए अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो फिर ये सब्जेक्ट भी आपको जरूर रिवॉर्ड देगा। अब अगली बात मैं आपको करूं तो भाई अपनी बुक के बारे में बता दूं, बुक दिखा देता हूं आपको।
आपको जो मेरी बुक है और दूसरी बुक्स में से जो डिफरेंस मिलेगा वो ये मिलेगा, फाउंडेशन में जो इको की किताब थी उससे भी ज्यादा आपको डिफरेंस मिलेगा। यहां पर आप देखोगे तो आपको पिक्चर्स काफी मिलेंगी, एग्जाम्पल्स काफी मिलेंगे। हर पेज पे मैंने कोई ना कोई एग्जाम्पल डाला होगा और क्वेश्चन इसको प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश की है। जैसे देखो मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना दिया और ये सारे एग्जाम्पल मैंने बनाए हैं रियल लाइफ के एग्जाम्पल। रियल लाइफ के एग्जाम्पल मतलब मेरे खुद के एग्जाम्पल, आई से नहीं दिए एग्जाम्पल। एनएम एंड एसोसिएट मेरा खुद की फर्म का नाम है, खुद के एग्जाम्पल बनाए हैं, सारे अपने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। तो इसीलिए मैं कोई भी चीज पढ़ाऊंगा आपको तो प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा। देखो नोनी सिंह, ये मैंने ही एक कैरेक्टर बनाया जिसने थार खरीदी। सारे के सारे एग्जाम्पल जो है प्रैक्टिकल है और आपकी रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको थ्योरेटिकल पढ़ाऊं। आप देखोगे आगे तो जैसे डायग्राम, ये खुद मैंने डायग्राम बनाया। आई अपना कहीं गूगल से इसका मैप ले लिया, उसके बाद खुद यहां एग्जाम्पल बनाया। इसके अलावा जैसे अपन बात करें, ये देखो ये एग्जाम्पल ये खुद मैंने बनाया। अब मैं आपको बीड़ी का एग्जाम्पल देता हूं, लेटेस्ट ट्रेंडिंग जो टॉपिक चल रहा है। सिगरेटें महंगी हो गई हैं, पता लगा आपको बेटा? तो सिगरेटें महंगी हो गई है। मैं गया, मैंने कहा भाई वो आती है, क्या नाम है सिगरेट का नाम? गोल्ड फ्लेग। गोल्ड फ्लेग दे। पहले कितने की आती थी? 10 रुपए की, 10 रुपए की आती थी गोल्ड फ्लेग। उसके बाद अब मैं लेने गया तो बोला भाई 17 रुपए की हो गई। 12 की है क्या? चलो 12 की हो गई। आप बोलोगे आप लेने गए नहीं, झूठ बोल रहे हो। हाँ मैं स्मोकिंग करता ही नहीं बेटा, लेकिन मैं जो है क्या कहते हैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ताकि आपको थोड़ा सा लगे कि भाई सब कुछ जो हम पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं। आप देखोगे मैंने यहां गोल्ड फ्लेग का एग्जांपल दिया हुआ है, सिगरेट की फोटो भी बना रखी होगी, तो देखोगे अपना थार की फोटो भी होगी, तो सब फोटो बना रखी है मैंने, सारे एग्जांपल दे रखे हैं। तो आप देखोगे ये रहा थार की फोटो आ गई, मेरी थार की मैंने फोटो खींची और उसको बोला ऐसे डाल दे बेटा। इसके अलावा एनएम नाम भी देखो मैंने अपना लिख रखा है, तो इस सारे एग्जांपल ये मेरे हैं, कोई आईसीए के एग्जांपल कॉपी नहीं किए हैं। इसके अलावा बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल है, 16 लाख रुपए की थार है तो उसमें कितने टैक्सेस लगते हैं, एक एक चीज बता रखी है। 1,10,000 का रोड टैक्स, 10,000 रुपए का टीसीएस और 3,94,000 रुपए का जीएसटी ये लगता है। इतनी बारीकी से एक एक चीज खुद खरीदी मैंने, देखा क्या क्या टैक्स लगते हैं वो बता दिए बुक के अंदर। सिगरेट की बात कर ले, खुद खरीदी मैंने सिगरेट, देखो अल्कोहल की फोटो बना रखी है आप लोगों के लिए, दारू बदनाम करती। तो देखो सिगरेट जो है आप लोगों के लिए फोटो डाउनलोड करी, मैंने सिगरेट लगाई, मैंने कहा बच्चों को फील आनी चाहिए कि भाई सिगरेट है सच में। तो सिगरेट जो है कितने रुपए की आती है, तो जैसे मैंने यहां एग्जांपल दिया कि भाई मान लो एक सिगरेट की प्राइस 10 रुपए है तो उस पर ये सारे टैक्सेस लग जाएंगे और वो 22 रुपए बन जाएगा। तो मतलब जितने की सिगरेट है वो डबल हो जाएगी लगभग। अगर वो 5 रुपए की बनाते हैं तो 10 की पड़ेगी, 10 की बनाते हैं तो कस्टमर को 20 की पड़ेगी, इतने टैक्स लग जाते हैं। तो हर चीज ऐसे समझाई हुई है। पेट्रोल के ऊपर भी समझाया हुआ है मैंने। पेट्रोल पे क्या क्या देखो ये रहा, पेट्रोल का प्राइस अगर 97 रुपए है तो क्या क्या टैक्स लगते हैं वो बता रखा है मैंने। वैट कितना लगता है, इसके अलावा सीईडी ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ये कितना लगता है, टोटल 27 रुपए का टैक्स हो गया पेट्रोल के ऊपर। तो मैंने आपको हर चीज जो है वो अपना एग्जाम्पल के थ्रू, डायग्राम के थ्रू समझाई हुई है। ये तो भी अपना पहला चैप्टर है, आगे आने वाले चैप्टर्स में तो और भी डायग्राम्स है, क्योंकि मैं कोई टॉपिक ऐसे समझाता ही नहीं हूं। मेरा समझाने का तरीका यही है कि पहले मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं फिर बुक में से पढ़ाता हूं। कोई टॉपिक पढ़ना होगा तो पहले 5-10 मिनट अपन एग्जाम्पल में बात करेंगे, उसके बाद जो है क्या कहते हैं फिर आपको मैं बुक में से पढ़वाऊंगा। बुक तो हमारे लिए सेकेंडरी है, मेन चीज तो ये है कि जो मैं अपने लफ्जों से बोल रहा हूं, और ये बेटा डे 1 पे नहीं होता, ये 6 साल हो गए टैक्स को पढ़ाते पढ़ाते तब जाके हुआ है कि आज जो है क्या कहते हैं आप मेरे को कोई टॉपिक पूछोगे उसी के यूं बैठे बैठे 3-4 एग्जाम्पल यूं बता दूंगा मैं, और उसके बाद फिर आपको बुक से पढ़ाऊंगा। तो मैं यही काम करूंगा, टॉपिक बाद में पढ़ेंगे बुक से, पहले एग्जाम्पल से उसको समझाऊंगा आप लोगों को। तो ये जो है क्या कहते हैं मेरी यूएसपी है कि चीजों को प्रैक्टिकली समझाना। इसके अलावा आईसीआई की तो आप जानते ही हो कि सीए इंटर की पासिंग परसेंटेज कितनी है, 13% वो बता रहा है बोथ ग्रुप की। तो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारा आईसीआई चाहता है कि हमारा जो सीए कोर्स है उसमें जो सीए बने वो ढंग का बंदा ही सीए बने। कोई बंदा ऐसा ना बोले अरे ये कैसा सीए यार, इसको ये नहीं आता, ऐसा ना बोले, उसे नाम खराब होता है। सीए की जो इज्जत थी 2000 के अंदर, 2005 में, 2010 में,
आज भी वो इज्जत बनी हुई है। कैसे बनी हुई है वो इज्जत? क्योंकि आईसीआई ने अपना रिजल्ट मेंटेन किया है। अगर सीए की डिग्री भी बिकने लग जाती डॉक्टर्स की तरह, हर बंदा आज अपने नाम के आगे ना डॉक्टर लगा के घूमता है। किसी ने पीएचडी कर रखी है वो भी डॉक्टर, किसी ने बीएएमएस कर रखी, वो बीए आती है जो बीएएमएस जो आयुर्वेदिक होती है वो भी डॉक्टर, होम्योपैथी कर रखी है वो भी डॉक्टर, 1 करोड़ रुपए में डिग्री खरीदी भी जाती है वो भी डॉक्टर। पता होगा ना आपको, रशिया यूक्रेन में जाके भी डिग्री करते हैं एमबीबीएस, वो भी डॉक्टर, पैसे दे के डिग्री लेकर आते हैं। यूक्रेन में भी कई सारे बच्चे जो है कर रहे थे डॉक्टरी वाला कोर्स, ईरान में कर रहे थे, मोदी उनको लेकर आया, वापस युद्ध हो गए वहां पर। क्या क्या करने गए थे? डॉक्टर करने। इंडिया में बन नहीं सकते क्योंकि मार्क्स नहीं आए नीट के अंदर, तो फिर बाहर जाके डॉक्टर बन जाते हैं। बट सीए कोर्स ऐसा कोर्स है जिसमें ये सब चीजें नहीं चलती। आपको अपनी काबिलियत से ही करना पड़ेगा। जो आईसीआई के प्रेसिडेंट है ना, जो सीए है, जो अपना प्रेसिडेंट है आईसीआई के, दिल्ली में बैठते हैं, उनका बेटा भी मेहनत से ही पास हुआ होगा। कोई ऐसी रिश्वत नहीं चलती है। इवन कोई अपना कितनी बड़े से बड़ा, जो मैं प्रेसिडेंट की बात ही कर ली, कोई मंत्री का बेटा है वो भी काबिलियत से ही पास होगा बेटा। इसके अलावा मैं अगली आपको बात बताऊं, इसमें रिजर्वेशन नहीं है सीए कोर्स में। बाकी जो कोर्सेज की बात करेंगे ना, डॉक्टर है, कोई और कोर्स है, इवन आईएएस ऑफिसर हैं, मेहनत करने वाले रह जाते हैं। जो मेहनत करते रहते हैं, आंखें घिसाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, वो रह जाते हैं, और जो रिजर्वेशन जिनके पास होता है वो पास हो जाते हैं। बट सीए कोर्स में पासिंग का क्राइटेरिया यही है कि आपको हर सब्जेक्ट में 40 नंबर और एग्रीगेट 50 नंबर, चाहे आप किसी भी कास्ट से हो। हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते। ना तो मैं कभी आपसे कास्ट पूछूंगा, ना आपसे सरनेम पूछूंगा, क्योंकि हमारा सीए कोर्स इस चीजों में बिलीव नहीं करता, डिफ्रेंशिएट नहीं करता। तो ये कुछ खासियत है सीए कोर्स की, तो आपको प्राउड होना चाहिए उस चीज के बारे में। ठीक है बेटा। अब अपन अगर हम बात करते हैं तो ये, हाँ, तो अपन आ जाते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 पे। पहले पेज पे आ जाओ। अच्छा, पहले पेज से पहले आप इधर क्वेश्चन आंसर पे आओ। क्वेश्चन आंसर पे आओगे आप तो वो मिलेंगे आपको पेज नंबर, मैं आपको बता दूं कि किस किस तरह के क्वेश्चन अपनी बुक में 34 पेज पे मिलेंगे। सबसे पहले हमारा जो आईसीएआई है, जो हमें सीए बनाता है, आईसीआई का मटेरियल पता है क्या क्या आता है? आईसीआई कहता है क्या क्या पढ़ो। आईसीआई कहता है सबसे पहले आप स्टडी मटेरियल पढ़ो, फिर आप आईसीआई कहता है आरटीपी पढ़ो, आरटीपी मतलब रिवीजन टेस्ट पेपर। आईसीआई कहता है एमटीपी पढ़ो, मॉक टेस्ट पेपर आपके टेस्ट लेता है। फिर आईसीआई कहता है कि हमारे जो पिछले एग्जाम हुए हैं वो पढ़ो, यानी कि उसको बोलते हैं सजेस्टेड आंसर। सजेस्टेड आंसर का मतलब जो आईसीआई के पिछले एग्जाम हुए हैं उनके आंसर देता है आईसीआई। तो ये सारा चीजें आती हैं आईसीआई की। तो मैंने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन तो डाले ही हैं आपकी बुक के अंदर, जो आईसीआई का स्टडी मटेरियल आता है। इसके अलावा इन तीनों के क्वेश्चन भी आपकी बुक में डाले हैं। आइए सबूत के साथ आपको दिखाता हूं। ये देखो, पहले स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है। ये जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे पहले चैप्टर में, शुरू के 10, 15, 20 क्वेश्चन जितने भी हैं, ये सारे स्टडी मटेरियल के हैं आईसीआई के। इसके बाद आप स्कैनर की बात करोगे, इस चैप्टर में एक ही क्वेश्चन दे रखा है। क्यों? क्योंकि आता ही नहीं है ये चैप्टर ज्यादा पेपर में। ठीक है। बट आप सेकंड चैप्टर से देखोगे, कोई फटाफट सेकंड चैप्टर निकालना बेटा, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि मैंने आरटीपी, एमटीपी, हर चीज का जो है वो क्वेश्चन डाला हुआ है। देखना कौन से पेज पे मिलेगा आपको, 86 पेज पे। टोटल पेज नंबर 141, टोटल पेज नंबर है बेटा 143। 143 पेज नंबर है जिसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे। देखो, एमटीपी का क्वेश्चन भी डाला हुआ है मैंने 2020 का। जीएसटी जानते हो इस दुनिया में कब आया? कब आया? 2017 में, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया। पहली बार सीए कोर्स में कब आया? 2017 में नहीं आया, क्योंकि 1 जुलाई को तो रिलीज हुआ था। तो मई 18 में आईसीआई ने पूछना शुरू किया। मई 18 से लेकर आज मई 27 तक लगभग 8-9 साल हो गए। उन 9 सालों में जितने भी अटेम्प्ट हुए हैं, हर अटेम्प्ट का क्वेश्चन मैंने यहां डाला हुआ है, चाहे वो आरटीपी में आया हो, चाहे एमटीपी में आया हो, चाहे कहीं भी आया हो। आप पता क्या बोलोगे, सर 9 सालों के तो 27 अटेम्प्ट हो गए होंगे। पहले 2 अटेम्प्ट हुआ करते थे 1 साल में, तो आप 9 सालों के मोटा मोटी 18 अटेम्प्ट मान लो, 18 अटेम्प्ट हो गए होंगे। 18 अटेम्प्टों में आरटीपी भी आया, एमटीपी भी आया, एग्जाम भी आया। आप तो बोलोगे सर फिर हर चैप्टर में 72 क्वेश्चन होने चाहिए। ऐसा नहीं है, कई बार क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट। तो जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो मैंने हटा दिए।
तो इसीलिए हर चैप्टर में 72 तो नहीं, आपको डिसेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर ये क्वेश्चन 3 बार आया हुआ है, एक बार एग्जाम में, दूसरी बार भी एग्जाम में, एक बार आरटीपी में, 3 बार आया हुआ है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, एमटीपी में भी आया हुआ है, आरटीपी में भी आया हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखोगे, ये एग्जाम में आया हुआ है, अगला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो ऐसे करते करते मैंने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन छांट के लगभग 13 क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूनिक हैं इस चैप्टर के, वो यहां डाले हुए हैं। तो मैंने ऐसा ही काम किया है, सारे पेपर्स को एनालाइज करके आप लोगों के लिए छांट के क्वेश्चन डाले हैं। तो मेरी बुक करने के अलावा आपको और कोई मटेरियल रेफर करने की जरूरत नहीं है। 3 किताबें मिलेंगी आपको इनकम टैक्स की, 3 किताबें मिलेंगी आपको जीएसटी की, बस ये 6 किताबें पढ़नी है। आप बोलोगे बस है, तो भाई चीजें भी तो सारी कवर हो रही हैं। स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज कवर हो रही है, स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, एमटीपी, आरटीपी, इवन एमसीक्यू सारे कवर है। एमसीक्यूज के लिए कहीं और नहीं जाना, देखो एमसीक्यूज भी सारे कवर हैं, 10, 12, 15 एमसीक्यू दे रखे हैं जो आईसीए ने पूछे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको इस बुक के अलावा और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आप लोगों के लिए गीता है। इंडिया में गीता पता है कितना इंपॉर्टेंट ग्रंथ होता है। जब भी कोर्ट में जाते हैं तो पहले वचन खाना पड़ता है, गीता पे हाथ रख के कसम खानी पड़ती है कि भाई मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा। तो मैं भी सच बोल रहा हूं बेटा, जो भी बोलूंगा, कि भाई ये जो किताब है इसके अलावा आपको और कुछ रेफर करने की जरूरत नहीं है। इसमें स्टडी मटेरियल से लेकर आरटीपी, एमटीपी, सजेस्टेड आंसर, केस स्टडी, क्वेश्चन, सब कुछ कवर्ड है। कोई भी अदर बुक की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है बेटा। इसके अलावा आपको पैकेज के साथ मिलेंगे रिवीजन लेक्चर। जैसे ही आप आज पढ़ोगे, आज तो मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, कल आप कुछ पढ़ोगे तो कल आपको जो है उसका क्या मिलेगा, I mean, आप YouTube पे जाकर देख सकते हो, जो पारस का चैनल है, पारस का जो YouTube का चैनल है, उस चैनल के ऊपर आपको जो है रिवीजन लेक्चर डले मिलेंगे। सीए निखिल मुंजाल पारस इंस्टीट्यूट, पारस से ठकराल कौन आ गया भाई, इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो यहां आप चलोगे, ये देखो ये आ गए, सुरेंद्र सर भी साथ में आ गए, गुरुदेव को प्रणाम। तो ये जो है क्या कहते हैं, अपना पारस का चैनल आ गया। इसमें जाओगे आप, प्लेलिस्ट में जाओगे तो सबसे पहली प्लेलिस्ट मैंने ही बना रखी है अपनी। तो ये प्लेलिस्ट है बेटा, तो ये प्लेलिस्ट है, पहली प्लेलिस्ट, ये देखो बेटा ये प्लेलिस्ट है पहली। तो ये देखो आपके लिए सारे रिवीजन लेक्चर यहां डले हुए हैं, मई 26 लिखा हुआ है, बट जीएसटी में ज्यादा कोई चेंज नहीं आते, तो आप लोगों के लिए भी वैलिड है जनवरी 27 के लिए। ये पहले इनकम टैक्स के हैं, नीचे शुरू हो जाओगे ये जीएसटी आ जाएगा, देखो ये जीएसटी आ गया, जीएसटी, ये जीएसटी, ये जीएसटी। जो जीएसटी का चैप्टर नंबर 1 है वो भी डला हुआ होगा। तो आप क्या कहते हैं, चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन लेक्चर, ये देखो चैप्टर 2 आ गया, ये चैप्टर 1 आ गया, तो ये चैप्टर नंबर 1 आ गया जीएसटी का, तो ये ऑलरेडी डला हुआ है। 41 मिनट में पूरा मैंने चैप्टर नंबर 1 करा रखा है। तो आज आप जब घर पे जाके, आज तो कुछ नहीं कराया, कल जो मैं कराऊं, मान लो घर जाके कुछ नहीं समझ आता, अब रिवीजन लेक्चर में देख लो, और मान लो नहीं समझ आता तो अगले दिन क्लास में पूछ ही सकते हो मेरे से, वो तो है ही, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि आप रिवीजन लेक्चर में देख सकते हो। तो आपको डेली का काम डेली करने की आदत डालनी चाहिए कि जो भी पढ़ाया वो डेली जो है क्या कहते हैं जाकर आपको पढ़ना है, चाहे आप बुक से पढ़ो चाहे रिवीजन लेक्चर से पढ़ो, आपको पढ़ना है, डेली का काम डेली। इसके अलावा अगर मैं आपको ये बताऊं कि हाँ चलो रिवीजन लेक्चर के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, और हाँ तो इसी के साथ फिर आज की कक्षा को करते हैं। आज इतना ही था क्या? हाँ एक चीज और बतानी थी आपको, वो ये है बेटा कि जो आपका डाउट्स के बारे में जो बोलते नहीं है क्लास, ऐसा नहीं करना, क्योंकि जो मैं आपको डिफरेंस बता रहा था ना कि भाई एक सीए ऐसा है जो 6 लाख कमा रहा है, एक सीए ऐसा है जो 80 लाख कमा रहा है, क्या डिफरेंस होता है? नॉलेज के साथ साथ कम्युनिकेशन। जो मैं सीए की बात करता 80 लाख वाला, राहुल गिल नाम है उसका, चाहे सर्च कर लेना, पारस ने इंटरव्यू डाला होगा, दोहा कतर में जॉब कर रहा है। तो भाई कम्युनिकेशन एक चीज है, उसने इंटरव्यू भी दिया था यहां पर आकर। कम्युनिकेशन का मतलब होता है भाई बोलना आना चाहिए, शर्माने का नहीं। तेरे को सब आता है लेकिन तू बोलेगा नहीं तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि तेरे को नॉलेज है? मान लो मेरे को आता है, मैं बोलूंगा ही नहीं, आके गूंगा होकर बैठ जाऊंगा, आप समझ लोगे कि भाई इसको कुछ आता है नहीं आता। तो भाई अपने बारे में बताना पड़ेगा ना। आज 1-2 घंटे लगा के मैंने अपनी एडवर्टीजमेंट की है, भाई मेरी किताब देखो, मेरे लेक्चर देखो, मेरे क्वेश्चन बैंक देखो,
सीए कोर्स देखो, तो सब कुछ मैंने आपको समझाया है कि जो आप कर रहे हो वो बेस्ट है, क्योंकि जिस चीज पे आपको कॉन्फिडेंस होगा वो आप अच्छे से करोगे बेटा। इसीलिए कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है, तो आपको क्लास में डाउट्स पूछने हैं, अटेंटिव रहना है, ताकि आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रोंग बने। दूसरी चीज ये कि मैं जब अपना पढ़ रहा होता था, मेरे जमाने में जब मैं पढ़ता था, सीए इंटर तक तो पारस ने मेरे को संभाला हुआ था। सीए इंटर के बाद पारस अवेलेबल नहीं था, सीए फाइनल नहीं पढ़ाते थे। तो उस केस में जब मैं और इंस्टीट्यूट में गया, मैंने लगभग हर जगह क्लासेस लगाई हुई हैं, क्योंकि सीए फाइनल के हमारे टाइम पे 8 सब्जेक्ट थे, 8 के 8 मैंने अलग अलग जगह से किए हुए हैं। तो मेरे को पता है कि क्या डिफरेंस मिला। टीचर ने पढ़ाया, उनके बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। घर जाके आप होमवर्क कर रहे हो नहीं कर रहे, कोई टीचर चेक नहीं करता। पहली बात तो वो टीचर हमारे सामने अवेलेबल ही नहीं होते, वो पेन ड्राइव अपना बैठे होते हैं। तो कंप्यूटर के पीछे बैठे हैं, उन्होंने क्या कहते हैं अपना रिकॉर्ड करके पेन ड्राइव आपको बांट दिए हैं। डाउट सपोर्ट कौन देगा? डेली मेरे को कोई डाउट आता था, तुमको तो पता नहीं डाउट नहीं आते, मेरे को इतने डाउट आते थे, डेली कम से कम 3-4 डाउट होते थे। किससे लूं मैं? यार दोस्तों से डिस्कस करते थे, उनको कुछ क्या आता होगा भाई जब मेरे को ही नहीं आता तो इसीलिए टीचर के साथ कम्युनिकेशन जीरो था। दूसरा, होमवर्क कौन चेक करेगा? कोई नहीं करेगा। मैं कैसी प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं, ठीक कर रहा हूं, कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। आप जानते हो सीए फाइनल का बच्चा भी मेरे से फोन करके पूछ लेता है कि सर पेपर जो है क्या कहते हैं, ऐसे करके आए, ऐसे करके आए, क्या करें? क्योंकि उनको पता है कि क्लासेस किसी और से ली हैं, बट फोन तो निखिल सर ही उठाएंगे, और जो है कोई नहीं उठाएगा। हाँ, मतलब पारस के जो भी हैं वो ही उठाएंगे। आपको जो है ऑनलाइन कोई भी क्लास लोगे, आपका फोन नहीं उठाया जाएगा। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं रिव्यू लेता हूं बच्चों से, तो मैंने रिव्यू लिया बच्चों से। आज भी कोई, कल भी बच्चे ने कोस्ट में पढ़ाता भी नहीं हूं, उसका क्वेश्चन मेरे से पूछा है। मैं पढ़ाता भी नहीं हूं कोस्ट, उसका क्वेश्चन मेरे से पूछा है कि सर मैंने क्लासेस तो किसी और से ली हुई हैं, लेकिन जो है क्या कहते हैं, आप बता दो, ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा क्यों? जिससे क्लास ली है पैसे वो खाए, बताऊं मैं? तो उसने कोई डाउट स्पॉट नहीं दे रखी। फोन तो वो कभी उठाते नहीं है, उनके मुंह से मैंने सुना, बच्चों के मुंह से, फोन नहीं उठाते हैं। उन्होंने बोल रखा है डाउट लेना है व्हाट्सएप कर दो। तो बच्चा टीचर को क्वेश्चन की फोटो लेकर व्हाट्सएप करेगा, और टीचर क्या कहते हैं अपना 2 दिन बाद 3 दिन बाद रिप्लाई करेगा। 3 दिन तक कोई बच्चा वो डाउट हजम करके रह सकता है पेट में? या 3 दिन बाद बच्चे को खुद को दिमाग लगाना पड़ेगा, डाउट था क्या मेरे को? तो इसीलिए वो जो पारस का सपोर्ट है, आप तो खैर फेस टू फेस में हो, आप तो मेरे से तुरंत पूछ सकते हो, यही रोको मेरे को, सर एक बार रुकना, ये डाउट है। और जो हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, उनको भी पारस ने एक नंबर दिया हुआ है कि आप इन नंबर पे जाकर अपना बताओ कि आज हमें डाउट लेना है, निखिल सर शाम को फोन करेंगे। रेयरली कोई दिन होता होगा जब मैं मिस करूं कि भाई डाउट नहीं ले पाया, कहीं मैं ट्रैवलिंग में था या कहीं और था, तो अदरवाइज सेम डे जो है क्या कहते हैं मैं कॉल बैक कर लेता हूं। तो अब ये जो डाउट स्पॉट है वो ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं नहीं मिलेगा। दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड। आप जाकर पहले चेक कर लेना, फिर बात करना मेरे से। ये क्वेश्चन बैंक जाकर पहले और दूसरों की किताबें चेक कर लेना, फिर बात करना मेरे से। चलिए, इसी के साथ हम क्लास को करते हैं खत्म, लेकिन कल से जो है क्या कहते हैं अपना पढ़ाना शुरू करेंगे, तो कल अवश्य आ जाएं, क्योंकि कल जो है फिर मैं एक भी मिनट वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लेक्चर डिफाइंड है बेटा। इनकम टैक्स के 100 लेक्चर लेने हैं मेरे को, और अपना 2-2 घंटे के ईच, और जीएसटी के मेरे को अपना 65 लेक्चर लेने हैं 2-2 घंटे के ईच। ये डिफाइंड है। जीएसटी का सिलेबस अपना चलेगा 3 महीने, 2 घंटे की क्लास होगी, संडे ऑफ होता है, और एक दिन टेस्ट होगा तो भी ऑफ होता है। तो हो सकता है कि वीक में आपकी 5 क्लास लगे या 6, कभी कभी 6 क्लास लगे, तो वो इस हिसाब से 3 महीने जीएसटी चलेगा, और फिर उसके बाद 4 महीने इनकम टैक्स चलेगा। टोटल 7 महीने जो है मेरा सिलेबस चलेगा 2 घंटे ईच। ठीक है जी, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।